कि 1980 के दशक के प्रारंभ में जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया है। चलिए इसका उत्तर आप लोग दीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और यहीं से क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने बनेंगे सभी आप लोगों को कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर अगर देखेंगे, राइट आंसर देखेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आप लोग उत्तर दीजिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा जनहित याचिका। जनहित याचिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न जैसे कि बन सकते हैं कि पूछेगा कि भारत में जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है। भारत में जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है, तो पीएन भगवती को। किसे माना जाता है, पीएन भगवती को। और यहाँ से एक और प्रश्न पूछेगा कि जो जनहित याचिका का प्रावधान है वो भारतीय न्याय प्रणाली कहाँ से लिया गया है। पूछेगा कहाँ से लिया गया है। ये प्रश्न जितने भी बता रहे हैं सभी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में, इसीलिए नहीं बोले हैं कि यहीं से 50% प्रश्न रहेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वो बहुत सारे प्रश्न का संग्रह आ जाएंगे आपके पास। बताइए जनहित याचिका प्रावधान जो कि भारतीय न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा जो कि अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए इसका उत्तर। जितने भी प्रश्न बता रहे हैं, जितने भी फैक्ट बता रहे हैं, आप लोग उसको नोट डाउन करिए या फिर याद करते चलिए, या फिर कोई प्रीवियस ईयर सेट का बुक होगा तो वहाँ से आप लोग देखते चलिएगा। चलिए बताइए सेकंड नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। और एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, जैसे कि इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। उत्तर देखेंगे तो संसद के पास होता है। किसके पास होता है, संसद के पास। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न बनेगा कि संसद किस आर्टिकल में है, जो कि आर्टिकल 79 में है। संसद में देखेंगे तो तीन जैसे कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद का गठन किया जाता है। और यहाँ से और प्रश्न बनेगा, जैसे कि पूछ देगा कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 543 से, याद रखिएगा। यहाँ से एक और प्रश्न पूछेगा कि लोकसभा कौन सा आर्टिकल 81 में है। राज्यसभा पूछेगा कौन सा आर्टिकल में, तो 80 में है। यहाँ से याद रखिएगा जो कि राज्यसभा क्या है, तो एक प्रकार का अस्थाई सदन है। और अस्थाई सदन बताइए इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है। अस्थाई सदन में 250 होती है, जिसमें कि वर्तमान में कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा। और 245 में देखेंगे तो 233 से वो निर्वाचित होते हैं, और जो 12 हैं राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं। किसके लिए, तो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में ये सभी मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। यहाँ से एक और प्रश्न पूछेगा, जैसे कि पूछ देगा भारत में चुनाव जो कि 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। यहाँ से देखेंगे तो प्रश्न पूछ सकता है, सभी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। प्रश्न है अगला कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका उत्तर याद रखिएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वित्त मंत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वित्त मंत्री हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, याद रखिएगा, जो कि क्या बनेगा कि वित्त मंत्री एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो ये किस में होता है, बजट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, बजट। और बजट के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा। बजट के बारे में भी क्वेश्चन पूछेगा, तो याद रखिए क्या बताइएगा बजट के बारे में। तो बजट याद रखिएगा, जो कि बजट अगर देखेंगे तो यह किस आर्टिकल में है। पहले बताइए कि वार्षिक वित्तीय विवरण किस आर्टिकल में है, 112 में है। किस में है, 112 में है। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। और बजट जो होता है वह जो कि भारत सरकार के वित्त संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। याद रखिएगा यह आमतौर पर हर फरवरी माह में लोकसभा में पेश किया जाता है, और इसमें जो राज्यसभा भी प्रस्तुत किया जाता है। और ये सभी वित्तीय योजनाओं और नीतियों का एक प्रस्तुत रिपोर्ट होता है, जिससे कि संसद को संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। यहाँ से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है, बताइए। 4 नंबर उत्तर का दीजिए, 4 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग, बताइए इसमें क्या शामिल है। चलिए उत्तर कमेंट कीजिए इसका। 4 नंबर याद रखिएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, जिसमें कि संघ एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न जैसे क्या बनेगा कि सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकार क्षेत्र देखेंगे तो मुख्य रूप से क्या होता है, तो संघ और राज्य क्षेत्र के बीच
राज्य क्षेत्र के बीच और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा के लिए किया जाता है। और इसमें देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के अगर मौलिक अधिकार देखेंगे तो इसमें इससे जुड़ी जो जानकारी है वो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्र अधिकार का वर्णन अगर देखेंगे तो आर्टिकल 131 में मिलता है। किस में मिलता है? आर्टिकल 131 में मिलता है। तो यहाँ से आप लोग प्रश्न को याद रखिएगा, यहाँ से आप लोग प्रश्न को याद रखिएगा, जो कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो लोग नए आ रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसमें देखेंगे ये 2024 में कंप्लीट करेंगे जो कि, और अगले वीडियो में देखेंगे 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को डिटेल्स में देखेंगे। तो इस वीडियो को एक बार अंत तक देख लीजिएगा। 16 जुलाई से पहले इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा और एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए कि सोवा रिंगपा क्या है? सोवा रिंगपा क्या है? चलिए 5 नंबर का उत्तर दीजिए। सोवा रिंगपा क्या है? सोवा रिंगपा क्या है बताइए? सोवा रिंगपा क्या है बताइए? 5 नंबर का उत्तर याद रखिएगा जो कि राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। क्या है? चिकित्सा पद्धति है। अगर देखेंगे सोवा रिंगपा जो कि हिमालय क्षेत्र का एक पारंपरिक क्या है? चिकित्सा पद्धति है, जो कि तिब्बती बौद्ध धर्म और आयुर्वेद के सिद्धांत पर आधारित है और यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए केंद्रित होता है, जो कि इसमें आमची चिकित्सा भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा इसे क्या कहा जाता है, तो इसे आमची चिकित्सा भी कहा जाता है। आमची चिकित्सा याद रखिएगा। चलिए देखिए 2024 का करंट है। क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? देखिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे और इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे। चलिए इसका पहले उत्तर दीजिए आप लोग 6 नंबर का। 6 नंबर का उत्तर दीजिए आप लोग। क्या कह रहा है 6 नंबर? देखिए इसका राइट आंसर अगर देखेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। यहाँ से देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोलकाता में किया गया है। पूछेगा इसका उद्घाटन किसने किया है? तो मोदी जी ने किया है। किसने किया है उद्घाटन? तो उद्घाटन अगर देखेंगे तो किसने किया है? मोदी जी ने किया है। पूछेगा कि ये अंडर वाटर मेट्रो किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखिएगा हुगली नदी पर चलाई गई है। याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछेगा मेट्रो रेल के बारे में याद रखिएगा, जो कि भारत में परिचालन की जाती है। और मेट्रो रेल का शुरुआत कब से हुआ है? तो 1986 में इसका शुरुआत की गई है। और यहाँ से प्रश्न बनेगा कि कहाँ पर शुरू किया गया? तो कोलकाता में। और कितने किलोमीटर तक? तो 3.4 किलोमीटर तक। पूछेगा कि मेट्रो का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। चलिए 7 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 7 नंबर प्रश्न है कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बताइए कौन सा पुरस्कार इसमें दिया जाता है? इसमें दिया जाता है हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार। देखिए यहाँ से पुरस्कार से बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे, याद रखिएगा सभी प्रश्न। जैसे कि पूछेगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि ये इसका शुरुआत कब किया गया था? शुरुआत जो कि 1991 में किया गया था। इसका पुराना नाम क्या था ये भी पूछ सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और इसको याद रखिएगा जो कि कब इसको बनाया गया नया नाम? तो 2021 में इसको नया नाम जो कि मेजर ध्यानचंद कर दिया गया था। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है मनु भास्कर आता है इसमें। और पूछेगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे किसे मिला है? मनु भाकर, उसके बाद विश्वनाथ आनंद, पहली बार मिला है विश्वनाथ आनंद को। उसके बाद देखेंगे तो मनु भाकर, उसके बाद डी गुकेश, प्रवीण कुमार, उसके बाद हरमनप्रीत को। ये सभी जो है इन सभी को जो कि मेजर ध्यान रत्न पुरस्कार मिल चुका है। ये सभी प्रश्न याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? नहीं पूछ रहा है इसमें, बताइए कौन नहीं हो जाएगा इसमें बताइए कौन नहीं हो जाएगा। 8 नंबर का उत्तर दीजिए आप लोग। यहाँ से याद रखिएगा कौन नहीं हो जाएगा, तो जुगनू नहीं होगा। याद रखिएगा जुगनू नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न जैसे कि पूछ सकता है जुगनू कब लॉन्च किया गया था? एक छोटा उपग्रह है जो कि जुगनू को रक्षा मंत्रालय के द्वारा DRDO के द्वारा पूछेगा DRDO का स्थापना कब हुआ था? तो 1958 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
न्यू दिल्ली में है। तो ये सभी प्रश्न याद रखिएगा। जुगनू क्या है, एक छोटा जो कि उपग्रह है जो कि लॉन्च किया गया था। और याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न पूछेगा डीआरडीओ के परीक्षण केंद्र कहाँ है। परीक्षण केंद्र को क्या बोला गया है, तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर है, और जो कि इसका स्थान कहाँ है, व्हीलर द्वीप भी कहा जाता है। इसका पुराना नाम क्या है, व्हीलर द्वीप। और इस कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है। तो डीआरडीओ के बारे में देख लिए। यही से क्वेश्चन पूछेगा कि इसरो के बारे में पूछेगा। इसरो का स्थापना कब हुआ था, जैसे कि इसका स्थापना हुआ था 1969 में। अगर देखेंगे इसरो के प्रशिक्षण केंद्र, तो इसमें बेंगलुरु हो जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु ही हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा यूथुकोड़ी जो कि तमिलनाडु में हो जाएगा। उसके बाद होगा श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तो ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं यहाँ से, इसको याद रखिएगा। सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, और यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। बताइए किस रिश्ते को समर्पित है। चलिए इसका उत्तर दीजिए 9 नंबर का। इसका राइट आंसर याद रखिएगा, जो कि भाई बहन के लिए ये समर्पित है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और ये बिहार से है, तो याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। याद रखिएगा बिहार में और भी त्यौहार फेमस है, जैसे कि जाटिन पूछ देगा, जाटिन नकटा पूछ देगा। तो ये सभी बिहार में हो जाएगा। उसके बाद पूछेगा कि उत्तराखंड में जो कि प्रमुख त्यौहार देखेंगे, तो फूलदेई त्यौहार पूछेगा कहाँ का है, तो उत्तराखंड का हो जाएगा। पूछेगा कि काला घोड़ा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है। उसी प्रकार पूछ देगा सिग्मा त्यौहार देखेंगे तो गोवा में मनाया जाता है। उसके बाद पूछेगा पूर्णोदेई त्यौहार जो कि कोलकाता में मनाया जाता है। ये सभी प्रश्न याद रखिएगा। एक और प्रश्न पूछेगा कि चिली को मांडल भी कहा जाता है। चिली या मांडल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न छूटेगा नहीं। चलिए 10 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। याद रखिएगा ताजमहल का वास्तुकार अगर देखेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो उस्ताद अहमद लाहौरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा पूछेगा कि शाहजहाँ द्वारा भारत में बनाई गई इमारत। ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक से बन जाएगा देता जा मौला। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा शाहजहाँ के बारे में याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, तो दीवान ए आम देता यानी दे से क्या हो जाएगा, दीवान ए आम, दीवान ए खास। बताइए किसका है, शाहजहाँ का है। पूछेगा ताजमहल का निर्माण जो कि शाहजहाँ ने कराया। पूछेगा जामा मस्जिद, ट्रिक याद रखिएगा देता जा मौला। तो ता से हो जाएगा ताजमहल, जा से हो जाएगा जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, शाहजहाँ ने। पूछेगा मौला यानी मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। उस पर लाल किला का निर्माण किसने करवाया, शाहजहाँ ने करवाया। पूछेगा लाल किला का पुराना नाम, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ से प्रश्न। लाल किला का पुराना नाम जो कि किला ए मुबारक के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ से जितने प्रश्न बने इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए। 11 नंबर प्रश्न देखिए, हर एक प्रश्न को हम लोग डिटेल से देख रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे ना, इसलिए हम लोग डिटेल से देख रहे हैं। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी था। बताइए कहाँ का निवासी था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है और ये बिहार से है। तो बिहार से है तो याद रखिएगा बिहार से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर 11 नंबर क्या याद रखिएगा, जो कि राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, राजगिरी हो जाएगा। राजगिरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो जीवक जो कि निवासी कहाँ का था, राजगिर का था। पूछेगा किसके दरबार में आया था, जीवक जो था किसके दरबार में आया था, बिंबिसार के दरबार में आया था। और जीवक को जो कि भेजा गया था, और याद रखिएगा जीवक जो कि अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की सेवा में आया था। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। पूछेगा कि गिरिब्रज को राजगिर ही कहा गया है और उसी को राजगिरी भी कहा गया था। तीनों नाम याद रखिएगा, गिरिब्रज, राजगिर या फिर राजगिरी। इसका स्थापना देखेंगे, बताइए जारा संघ द्वारा किया गया था। किसका किया गया था, जारा संघ के द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था, यानी स्थापना किया गया था। अगर देखेंगे वैशाली, तो वैशाली जो था वो भारत का पहला गणतंत्र राज्य बना था, जिसमें कि लिच्छवी के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा, लिच्छवी के द्वारा। पूछेगा पाटलिपुत्र का नाम किसने चेंज किया,
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। चलिए बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है कि पाटलिपुत्रा को पटना में किसने कन्वर्ट किया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन याद रखिएगा। देखिए किसने किया था, तो शेर शाह सूरी ने। किसने किया था, शेर शाह सूरी ने। इस प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हिंदी के है। हिंदी का आप लोग कर भी कर सकते हैं। इसको क्या करना है कि केवल पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ इसमें देखना है, इसी में से खोजकर उत्तर देना है। गद्यांश वाला क्वेश्चन है। अब इसको पढ़िए ध्यान से और पढ़ने के बाद आप लोग जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो ये हिंदी का है, यहाँ से तो आपके नंबर फिक्स ही रहेगा। इसको अगर ध्यान से सॉल्व करना जान जाते हैं, इसी में से पढ़कर देना होता है। चलिए आंसर केवल बताते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए 12 नंबर का उत्तर देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। चलिए बताइए, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 12 का बी हो जाएगा, जो कि बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार देखेंगे तो बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। बताइए क्यों किए जाने चाहिए। तो याद रखिएगा, क्योंकि बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है। क्या होता है, छीन जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि वह काम जो बच्चों को अनेक बचपन की उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से जो कि वंचित करता है, जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। तो उपयुक्त में से परिभाषा संबंधित है। यह जो परिभाषा संबंधित है किससे संबंधित है, तो बाल श्रम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाल श्रम से संबंधित है। चलिए यहाँ से प्रश्न का उत्तर बताइए कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य की संख्या के विषय में जो कि संवैधानिक प्रावधान क्या है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, इसको याद रखिएगा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेगा। चलिए बताइए, इसका उत्तर पहले दे दीजिए उत्तर, उसके बाद इसको डिटेल्स में देख रहे हैं। इसका राइट आंसर अगर देखेंगे तो राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य की अगर विधानसभा की सदस्यों की संख्या देखेंगे तो वो 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और चलिए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। जैसे कि पूछेगा विधान परिषद में देखेंगे तो किस आर्टिकल में है। देखिए सृजन इसमें देखेंगे, विधान परिषद का सृजन किस आर्टिकल में है, तो 169 में। पूछेगा कि विधान परिषद का गठन का आर्टिकल बताइए, किस में गठन किया गया था, उस आर्टिकल का नाम बताइए। आर्टिकल याद रखिएगा 171 में, जो कि क्या किया गया था, तो उसका गठन किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में जो कि कितने राज्य हैं, जो कि इसमें 6 राज्य हैं जिसमें क्या है, विधान परिषद है। पूछेगा कि भारत में कितने राज्य हैं जिसका विधान परिषद है। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, जैसे कि दे देगा ऑप्शन में, कहेगा इनमें से कौन विधान परिषद है, या फिर कहेगा कौन इनमें से विधान परिषद नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। चलिए यहाँ से आप लोग बताइए, जो कि 6 राज्य है, 6 राज्यों का नाम आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। देखिए 6 राज्यों का ट्रिक याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, कुमजाट। क्या हो जाएगा, कुमजाट याद रखिएगा। जैसे के से कर्नाटक हो जाएगा, यू से यूपी हो जाएगा, एम से महाराष्ट्र हो जाएगा, जे से कुछ नहीं होगा, जे को काट दीजिए, और ए से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और टी से तेलंगाना हो जाएगा। और ये 6 राज्य है, 6 राज्यों में अगर देखेंगे तो 6 राज्यों में क्या है, तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। क्या है, विधान परिषद है। पूछेगा कि विधान परिषद की संरचना या गठन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल पीछे बताए हैं, जो कि 171 में है। और इसका संरचना याद रखिएगा, जैसे कि होता है 1/3 होता है, प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12, जो कि स्नातक में होता है। इसमें अगर देखेंगे 1/12 का अर्थ जो कि स्नातक के लिए हो जाएगा, फिर 1/12 देखेंगे तो शिक्षक के लिए हो जाएगा, 1/6 देखेंगे तो राज्यपाल के लिए हो जाएगा, 1/3 देखेंगे जो कि स्थानीय निकाय के लिए हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे इसमें 1/3 फिर देखेंगे तो विधानसभा के लिए हो जाएगा। तो ये सभी याद रखिएगा, जो इतने बोले हैं सभी याद रखिएगा। और इसमें अगर देखेंगे संख्या, तो संख्या विधान इंटू 1/3 होता है, विधान इंटू 1/3, जैसे कि देख सकते हैं। तो यहाँ से जितने प्रश्न बताए हैं और जितने फैक्ट बताए हैं, फैक्ट को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दीजिए कि भारतीय देखिए संविधान सभा के चुनाव हुए थे, बताइए
कब हुए थे, डेट पूछ रहा है। इसका उत्तर दीजिए कि संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे, बताइए। 16 नंबर का उत्तर दीजिए। 16 नंबर की याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में। और यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि भारत में संविधान सभा का निर्माण के लिए बताइए, निर्माण कब था, तो 1946 में, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। और पूछेगा कैबिनेट मिशन कब लाया गया था, तो यही लाया गया था, जो कि 1946 में ही लाया गया था। पूछेगा कि इस सभा का, यानी पूछेगा संविधान सभा का गठन, तो गठन तो यही है। पूछेगा यहाँ से प्रश्न कि 4 सदस्य कौन कौन है जिसको चीफ कमिश्नरी कहा जाता है, बताइए। तो राज्यों का जो कि राजधानी अगर देखेंगे तो ब्रिटेन के सीधा अधिकार यहाँ से है। और इसमें अगर देखेंगे तो कौन कौन हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, कुर्ग हो जाएगा, बलूचिस्तान हो जाएगा और अजमेर हो जाएगा। ये जो 4 राज्य है अगर देखेंगे तो इसको क्या है, 4 सदस्य जो कि चीफ कमिश्नरी है। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि 389 देखेंगे तो इसमें संविधान सभा का सदस्य का जिक्र किया गया है, जिसमें कि महिलाओं की संख्या अगर पूछ देगा कितना है, संविधान सभा में पूछेगा कि महिलाओं की संख्या कितनी आरक्षित है, 15। पूछेगा कि इसमें देशीय रियासतें किसमें है, तो 93 हो जाएगा। और ब्रिटिश भारत में देखेंगे तो 292 हो जाएगा, जिसमें कि 93 को मनोनीत किया जाता है और 292 को निर्वाचित किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। एक और प्रश्न पूछेगा, जैसे कि पूछेगा कि भारत की आज़ादी के समय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा कितनी थी, 299। कितनी थी, 299 थी। और यहाँ से एक और प्रश्न पूछेगा कि संविधान के अंतिम बैठक के समय सदस्यों की संख्या कितनी थी। अंतिम बैठक के समय सदस्यों की संख्या देखेंगे तो 284 थी, जिसमें कि 8 महिलाएं के लिए आरक्षित की गई थी, 8 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी। ये सभी प्रश्न याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए। 17 नंबर का उत्तर दीजिए, क्या कह रहा है 17 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है, बताइए कौन हटाता है। 17 नंबर की याद रखिएगा, जो कि राष्ट्रपति हटाता है। कौन हटाता है, राष्ट्रपति हटाता है। और यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, राष्ट्रपति, जिसमें कि देखेंगे पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, यानी उच्चतम न्यायालय किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 124 में है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। पूछेगा हाई कोर्ट किस आर्टिकल में है, याद रखिएगा 214 किस में है, 214 में है। इसको एक याद रखिएगा तो बन जाएगा, जैसे कि 124 में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट है, 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। उसी प्रकार इसको चेंज कर दीजिए, 2 को इधर ला दीजिए, 1 को इधर ला दीजिए और 4 को रहने दीजिए, इसको केवल चेंज कर दीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हाई कोर्ट का इसमें दिया गया आर्टिकल में। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ से एक और प्रश्न पूछेगा, जैसे पूछ देगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ से कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार जो होता है वह राष्ट्रपति के पास ही होता है। किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। अगर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए बताइए कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। लेकिन याद रखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें कितना बहुमत होना चाहिए, 2/3 बहुमत के बाद ही हटाया जा सकता है। इसमें याद रखिएगा तब हटाया जाएगा जबकि इसमें 100 सदस्यों की हस्ताक्षर हो, तभी याद रखिएगा। जिसमें कि लोकसभा हो, संसद में जिसमें कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो, जिसमें लोकसभा को स्पीकर भी कहा जाता है, राज्यसभा को सभापति कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। अगर देखेंगे इसमें तो संसद में अगर देखेंगे तो राज्यसभा के द्वारा 50 सदस्यों को हस्ताक्षर हो तब हटाया जा सकता है। अगर देखेंगे तो संसद में लोकसभा के सदस्य के अनुसार जिसमें कि 100 सदस्यों की हस्ताक्षर होना चाहिए। तो यहाँ से सभी प्रश्न याद रखिएगा, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ से एक और प्रश्न पूछेगा, जैसे कि पूछेगा संसद का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है। संसद का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है, पीछे हम लोग क्लास किए हैं, बताइए उसमें पिछले प्रश्न में ही हम देखे थे, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा 79 में है, 79 में जो कि संसद का उल्लेख है। और संसद में 3 भाग आता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आता है। याद रखिएगा इसमें लोकसभा, राज्यसभा और कौन आता है, याद रखिएगा लोकसभा, राज्यसभा और कौन आता है, तो राष्ट्रपति आता है। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। देखिए ये जितने फैक्ट बता रहे हैं सभी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा, इसको सभी को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए, और इसमें जो भी प्रश्न बनेगा सभी को हम बता दिए हैं। जैसे कि पूछेगा राष्ट्रपति के देखेंगे तो 52 में, आर्टिकल 52 में पूछेगा। प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 75 में। तो ये सभी प्रश्न याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है, यानी पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है, इसमें देखेंगे तो कौन हो जाएगी, हाइड्रोजन हो जाएगी। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न बनेगा कि हाइड्रोजन का संकेत एच होता है, जो कि आप लोगों को पता हो जाएगा। और हाइड्रोजन को जो कि भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन का जो कि आवर्त सारणी में देखेंगे तो इसमें समूह 1 में है, आवर्त 1 है, क्रमांक 1 है। पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, तो ये क्या होती है, तो हाइड्रोजन गैस ही होती है। पूछेगा ब्रह्मांड में सर्वाधिक देखेंगे तो हाइड्रोजन होती है। पूछेगा यहाँ से हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में स्थान दिया किसने दिया, मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। और यहाँ से प्रश्न बनेगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला गैस कौन है, तो नाइट्रोजन है। बताइए कौन हो जाएगा इसमें, नाइट्रोजन हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि 0.03% हो जाएगा। पूछेगा मीथेन यानी देखेंगे तो मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। और मीथेन जो होता है धान के खेत से निकलने वाला गैस होता है, प्रश्न को ही याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जितने भी फैक्ट बता रहे हैं याद रखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैराथन होगा, लेकिन एक बार अगर देख लेंगे तो जितने भी 2024 में एग्जाम हुए हैं सभी को डिटेल्स में देखेंगे। साथ में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहा है उस सभी क्वेश्चंस को देख रहे हैं हम लोग। चलिए तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो, और शेयर कर दीजिएगा और लोग भी इस क्लास को कर सकें। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए कि अंडे की जो जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार होता है, बताइए। इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 19 का देखेंगे तो राइट आंसर सी हो जाएगा, जिसमें कि इमल्सन होता है। क्या होता है, इमल्सन होता है। और इमल्सन के बारे में याद रखिएगा, जो कि इमल्सन को पायस के नाम से भी जाना जाता है। इमल्सन को पायस के नाम से भी जाना जाता है। इमल्सन को पायस के नाम से भी जाना जाता है। इमल्सन किस में होता है, जो अंडे होता है अंडा, उसमें जो पीला वाला भाग होता है उसी को जर्दी का भाग कहा जाता है। और ऊपरी वाला अगर देखेंगे तो कैल्शियम द्वारा निर्मित होता है, ऊपर जो होता है कैल्शियम के द्वारा निर्मित होता है। और इसी में अगर देखेंगे पायस और इमल्सन देखेंगे तो दोनों द्रव का निर्माण करेंगे, जिसमें कि एग्जाम्पल में अंडा आ जाएगा, दूध आ जाएगा, मक्खन आ जाएगा, और इसमें दूध के और जो अंडा का जर्दी वो भी आ जाएगा। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आयरन का परमाणु प्रतीक बताइए। आयरन का परमाणु प्रतीक जो कि क्या होता है, लोहा होता है। लोहा यानी Fe होता है। क्या होता है, Fe, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, जैसे कि पूछ सकता है कि मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। कौन होता है, एनीमिया रोग होता है। और यहाँ से याद रखिएगा आई यानी आयोडीन होता है। और आयोडीन से प्रश्न एक ही पूछ सकता है, जैसे कि पूछेगा कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेगा होता है, जिसमें कि क्या प्रभावित होती है, तो थायराइड, उसमें क्या होती है, प्रभावित ग्रंथि थायराइड होती है। पूछेगा Al यानी एल्युमिनियम के बारे में पूछेगा, तो एल्युमिनियम की याद रखिएगा, जो कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। पूछेगा पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है, एल्युमिनियम है। यहाँ से एक और पूछेगा ER बताइए, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इरिडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरिडियम। तो ये सभी प्रश्न याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है। क्या हो जाएगा, इसका उत्तर दीजिए, sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और sp3 में देखेंगे तो S1 हो जाएगा, P3 हो जाएगा, जिसमें कि ऑक्सीजन की अगर चतुष्फलकीय श्रृंखला का निर्माण करता है। यहाँ से याद रखिएगा। वाटर के बारे में हम लोग देखें, वाटर के बारे में देख लीजिए कि पृथ्वी पर जल का मात्रा अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 भाग हो जाएगा, जो कि परसेंटेज में देखेंगे तो 71% हो जाएगा। और ऑक्सीजन के बारे में देख लीजिए, ऑक्सीजन जो होता है वो गर्म गैस होता है, जो कि प्राणदायी गैस भी माना जाता है इसे। पूछेगा ऑक्सीजन क्या है, तो प्राणदायी गैस है। विश्व का जो कि 20% ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, अमेज़न के वनों से प्राप्त होता है। तो ये सभी प्रश्न याद रखिएगा, जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं। चलिए 22 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए कि यूरोप के स्केच रिपोर्ट तज
रिपोर्ताज के लेखक कौन हैं? बताइए कौन है? यहाँ से उत्तर दीजिए आप लोग। 22 नंबर का उत्तर दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा 22 नंबर का? 22 नंबर क्या याद रखिएगा, कौन हो जाएंगे? ए हो जाएगा राहुल संस्कृतायन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ए। और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि राहुल संस्कृतायन, जो कि इनका बुक का नाम याद रखेगा, जो कि अयातो धूमकंड जिज्ञासा, ये किसका पुस्तक है? याद रखिएगा राहुल संस्कृतायन, याद रखिएगा। पूछेगा मोहन राकेश का रचना का नाम बताइए। मोहन राकेश का रचना का नाम याद रखिएगा, जो कि आधे अधूरे जो कि किसका रचना है? मोहन राकेश का है। विष्णु प्रभाकर का याद रखिएगा अर्धनारीश्वर है। निर्मल वर्मा का याद रखिएगा, जो कि परिंदे हैं। और बुक से यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न अगर देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। जैसे कि पूछता है कई बार प्रेमचंद के सभी पुस्तक या रचना के नाम बार बार पूछा जाता है, जिसमें कि सभी लाइन से याद कर लीजिए। जैसे कि पहला आ जाएगा गोदान आ जाएगा, गवन आ जाएगा, कर्म भूमि आ जाएगा, रंग भूमि आ जाएगा, सोजे वतन आ जाएगा, सेवा सदन आ जाएगा, मंगल सूत्र आ जाएगा। ये सभी याद रखिएगा। क्या आ जाएगा? ये सभी आप लोग याद रखिएगा। पहली बुक जो कि गोदान ही है प्रेमचंद का, ये सभी प्रश्न याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न जो है इसको मिलान करने वाला आ गया। देखिए इसमें एक टॉपिक है समाज के बारे में याद रखिएगा फैक्ट। जैसे कि समाज से हमेशा एग्जाम में जो कि 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जिससे कि पूछेगा समाज कितने भेद होता है, समाज के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा जो कि 6 भेद होते हैं, 6। पूछेगा कौन कौन? अवयवी भाव समाज, तत्पुरुष समाज, द्विगु समाज, द्वंद्व समाज, क्रमधारय समाज, बहुब्रीहि समाज। तो ये सभी समाज याद रखिएगा। और सभी समाज कैसे पहचानेंगे ये बताइए, कैसे पहचानेंगे? तो याद रखिएगा समास पहचानने का तरीका, जैसे कि अवयवी भाव में देखेंगे तो इसमें आ, सम, प्रति, भर, उसके बाद दोहराने वाला अगर कोई आ जाए जैसे कि दिन रात, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? जिसके अंत में आ हो, सम हो, प्रति हो या फिर आगे हो और इसमें दोहराने वाला शब्द आ जाए, वो सभी क्या हो जाएंगे? तो अवयवी भाव हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं आजन्म हो जाएगा, आजम यानी आ लगा है। पूछेगा भरपेट, भर लगा है। पूछेगा प्रतिदिन, प्रति लगा है। तो ये सभी क्या है? अवयवी भाव है। पूछेगा तत्पुरुष पहचानने का ट्रिक याद रखिएगा। जैसे कारक की विभक्ति, ने, को, से, जितने भी कारक की विभक्ति हैं, अगर कारक की विभक्ति दिख जाए तो सभी तत्पुरुष समास है। द्विगु समास पहचानने का क्या तरीका है? तो संख्या व्यायी होनी चाहिए। क्या हो? संख्यावाची होनी चाहिए, जिसमें कि क्या हो जाएगा? नवग्रह हो जाएगा, चौराहा हो जाएगा। तो जिसमें भी संख्या का बोध हो रहा हो वो सभी क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। और द्वंद्व समास सब लोग को याद ही होगा, जैसे कि विलोम शब्द जैसे, या फिर जिसके शब्द में हाइपन चिन्ह लगा हो वो सभी क्या हो जाएंगे? तो द्वंद्व समास हो जाएंगे। विलोम याद रखिएगा, जैसे कि दिन रात, माता पिता, ये सभी द्वंद्व समास हो जाएंगे। कर्मधारय याद रखिएगा, जिसमें कि विशेषण हो यानी किसी का विशेषता बता रहा हो, जैसे कि नील गगन, नीला है गगन, याद रखिएगा, जो कि कर्मधारय हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो ये सभी याद रखिएगा। पूछेगा बहुब्रीहि समास, इसको पहचानने के लिए ट्रिक याद रखिएगा, जो कि परवाची शब्द होना चाहिए। परवाची शब्द का व्याख्या कर रहा हो तो याद रखिएगा इसको। तो समास के बारे में देख लिए, इसको देख लीजिएगा एक बार। चलिए इसमें देखिए मुहावरा दिया गया, उसका अर्थ दिया गया है। सिंपली इसको मिलान करना है और मिलान करते हुए इसको उत्तर देना है, मिलान करते हुए उत्तर देना है। चलिए इसका उत्तर दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा? पहला क्या कह रहा है? छाती पर मूंग दलना। बताइए क्या हो जाएगा इसका बताइए क्या हो जाएगा? इसका दीजिए आप लोग उत्तर। इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा? साथ रहकर परेशान करना, साथ रहकर परेशान करना यानी एक का चार इसमें नहीं है, एक का चार इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन कट गया। ऐसा प्रश्न आए कूट वाले तो सबसे पहला ऑप्शन के अनुसार इसको बनाइएगा। उसके बाद देखिए छाती पर पत्थर रखना, छाती पर पत्थर रखना यानी धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। बताइए बी का एक तो दोनों में दिख रहा है। उसके बाद छाती पर सांप लौटना, छाती पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या करना। क्या करना? ईर्ष्या करना यानी सी का 3 हो जाएगा। सी का 3 किस में है?
सी का 3 इसमें नहीं है, सी का 3 इसमें है, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और एक बचेगा जो कि छाती ठोकना यानी कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। और इसको एक एक करके याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे, ये सभी प्रश्न याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन समास विग्रह सही नहीं है। देखिए समास के बारे में हम बताए हैं, उसमें पूछ रहा है कौन इसमें सही नहीं है, यानी गलत कौन है, बताइए। 24 नंबर का उत्तर दीजिए आप लोग। इसमें देखेंगे तो पहला ही गलत है, राज्यसभा यानी राज्य के लिए सभा, राजा के लिए सभा, ये गलत हो जाएगा, बाकी ये सही है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए कि डैश डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया है। 25 नंबर का उत्तर दीजिए, किसने नाम दिया है, तो याद रखिएगा किसने नाम दिया है, जे.ई. पुरकिंजे ने। किसने दिया है, जे.ई. पुरकिंजे ने। और यहाँ से प्रश्न बनेगा, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य जो कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। पूछेगा जीव द्रव्य का अन्य नाम किसने दिया था, तो खोज किया था पुरकिंजे ने, लेकिन नाम किसने दिया था, के डकद्रव ने। किसने, के डकद्रव ने नाम दिया था। और जीव द्रव्य देखेंगे तो रंगहीन होता है, रासायनिक भाषा में इसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। देखिए यहाँ से और प्रश्न बनेगा, जैसे कि रबर्ट हुक, और रबर्ट हुक के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पूछेगा पहली मृत कोशिका का खोज किसने किया, रबर्ट हुक। पूछेगा कि खोज कब हुआ था, 1665 में। पूछेगा कि कहाँ पर हुआ है, कर्क टिश्यू में। कहाँ हुआ, कर्क टिश्यू में। पूछेगा, यहाँ से पूछेगा खोज, जैसे कि ए.बी. लियोनहक के बारे में पूछेगा। और ए.बी. लियोनहक के बारे में बहुत सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर सेट में देखने को मिला है। जैसे पूछ देगा जीवित कोशिका, मृत कोशिका को तो रबर्ट हुक खोजे हैं, लेकिन पूछेगा जीवित कोशिका किसने खोजा है, ल्यूवेनहक ने खोजा है। पूछेगा आरबीसी की खोज किसने किया है, ल्यूवेनहक ने किया। पूछेगा स्पर्म की खोज किसने किया है, ल्यूवेनहक ने किया। पूछेगा कि माइक्रोप्लाज्मा की खोज किसने किया, ल्यूवेनहक ने किया है। और अगर देखेंगे तो माइक्रोप्लाज्मा किस जगत में आता है, मोनेरा में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मोनेरा में। याद रखिएगा सभी प्रश्न। क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा, जैसे कि केंद्र की खोज किसने किया, केंद्र का खोज जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। पूछेगा स्लाइडन एवं स्वान ने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। और कोशिका देखेंगे तो जिसमें कि मृत कोशिका रॉबर्ट हुक ने दिया था, और पहली जीवित कोशिका जो कि ए.बी. लियोनहक ने दिया था, पीछे हम बताए हैं। और यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, पहली जीवित कोशिका अगर देखेंगे तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा सबसे बड़ी अगर देखेंगे, सबसे पहली देखेंगे जीवित और सबसे बड़ी, तो क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग ही हो जाएगा। पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन हो जाएगा, माइक्रो हो जाएगा। पूछेगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका जो कि तंत्रिका हो जाएगी। पूछेगा मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका आरबीसी हो जाएगी। पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका ओवम हो जाएगा। और मानव शरीर का सबसे छोटी जनन कोशिका जो कि स्पर्म हो जाएगा। तो देखिए एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न बता रहे हैं जो कि आने वाले आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछेगा। ऐसा ही नहीं बोल दिए हैं कि 50% इसी वीडियो से रहेगा। इसको एक बार देख लीजिए और इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार रिवीजन करके जाइएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट हूबहू देखने को मिलेगा। जितने बता रहे हैं उतने केवल करके जाइए, और साथ में जो टेस्ट चल रहा है टेस्ट लगाते रहिएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, बताइए। 26 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, 26 नंबर। और 26 नंबर देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरम काइमा। क्या हो जाएगा, स्क्लेरम काइमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसमें देखिए एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछेगा कि पौधे में संवहनी ऊतक, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। संवहनी ऊतक जो कि 2 होता है, जाइलम होता है जो कि ज से जाइलम और ज से जल का क्या करता है, परिवहन करता है, जल खनिज का परिवहन करता है। फ्लोएम जो कि खनिज का परिवहन करता है, किसका, खनिज का। जल का परिवहन देखेंगे तो जाइलम करेगा और खनिज का परिवहन फ्लोएम करेगा। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि हरी पत्तियाँ भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है, किस रूप में संग्रहित करती है, याद रखिएगा, बताइए। देखिए इसमें और भी प्रश्न बनेगा, जैसे कि ये ऊतक के बारे में आ रहा है तो यहाँ से और प्रश्न देख लीजिए। जैसे कि पूछेगा ऑक्सीजन पूछेगा, ऑक्सीजन जो कि
ऑक्सिन एक हार्मोन है, क्या है, हार्मोन है। और ये सभी पादप हार्मोन के बारे में जान लीजिए, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऑक्सिन ऑक्सिन जो कि पादप हार्मोन क्या है, तो जिसमें कि वृद्धि और विकास का कार्य होता है। पूछेगा जिब्रेलिन, जिब्रेलिन यानी तनों में तना को वृद्धि करता है। पूछेगा अश्ववेशिक, क्या हो जाएगा, अश्ववेशिक, अश्ववेशिक जो कि वृद्धि रोकता है। पूछेगा कि फ्लोरोजेंस, फ्लोरोजेंस अगर देखेंगे तो फूल खिलाता है। और साइटोकाइनिन क्या होता है, तो कोशिका विभाजन कराता है। तो यहाँ से जो पौधे में हार्मोन होते हैं, हार्मोन के बारे में एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है अगला कि हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है, बताइए किस रूप में संग्रहित करती है। 27 नंबर का उत्तर दीजिए। यहाँ से याद रखिएगा राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, जो कि स्टार्च हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा क्या हो जाएगा, स्टार्च। और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, जिसका अन्य नाम क्या होता है, चोकर मंड भी कहा जाता है। यहाँ से याद रखिएगा सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के बारे में याद रखिएगा, जो कि पौधे में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज को ही बनी होती है। पौधे में कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। क्वेश्चन पूछेगा प्रोटीन से, प्रोटीन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि प्रोटीन को कॉम्प्लेक्स फूड यानी जटिल भोजन के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटीन देखेंगे तो जो पाचन होता है वो मानव शरीर में आमाशय में शुरू होता है। देखेंगे तो पूर्णतः पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। पूछेगा प्रोटीन कैसे बनता है, कैसे निर्माण होता है, तो 20 एमिनो एसिड से बनता है, जो कि 10 हमारे शरीर में ही होता है और 10 आवश्यक जो कि आप लोग को बाहर से लेना होता है। तो इसमें देखेंगे तो 20 जो अमीनो एसिड है उससे क्या होती है, तो प्रोटीन का निर्माण होता है। और मानव शरीर में प्रोटीन की कमी से क्या रोग होता है, तो क्वासियोकर और मरस्मस नामक बीमारी होती है। तो बीमारी से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा, प्रोटीन की कमी से, जो कि क्वासियोकर और मरस्मस नामक बीमारी होती है। तो यहाँ से सभी प्रश्न याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न है कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। 28 नंबर का प्रश्न अगर देखेंगे तो 28 नंबर का ए हो जाएगा। इसमें सिल्वर नाइट्रेट के केमिकल युक्त स्याही का यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 29वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम पूछ रहा है कब पारित हुआ था, तो यहाँ से आप लोग उत्तर दीजिए कब पारित हुआ था, बताइए सूचना का अधिकार कब पारित हुआ था। यहाँ से याद रखिएगा जो पारित हुआ था, कब पारित हुआ था, तो 29वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 2005 में होता। कब हुआ था, 2005 में। जिसमें कि देखेंगे तो सूचना का पहला अधिकार देखेंगे तो किस आर्टिकल में है, 19 में है। और पूछेगा निजता का अधिकार देखेंगे तो 21 में। पूछेगा शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का में है। और पूछेगा सबका कब अधिनियम पारित किया गया था, तो याद रखिएगा सूचना का अधिकार 2005 में, निजता का अधिकार 2009 में, और 2002 में देखेंगे तो शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। तो यहाँ से डिटेल्स में प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, 30 नंबर का उत्तर दीजिए कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, बताइए कब किया गया है। यहाँ से प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए 30 नंबर का उत्तर अगर दीजिएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2023 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2023 हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। और यहाँ से एक और प्रश्न जैसे कि पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वर्ष क्या है, तो 2025 है। क्या है, 2025 है, याद रखिएगा। देखिए इसमें एक टॉपिक है और टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछेगा यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। पूछेगा यूएनओ का स्थापना कब हुआ था। स्थापना याद रखिएगा यूएनओ का, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। पूछेगा हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। पूछेगा कुल देश की इसमें संख्या कितनी है, 193 है। पूछेगा कि इसमें 193वां देश कौन सा है, दक्षिणी सूडान है। पूछेगा इसके अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो फर्स्ट अध्यक्ष अगर देखेंगे तो विगवेली जो कि नॉर्वे के हैं। वर्तमान में देखेंगे तो एंटोनियो गुतेरस जो कि पुर्तगाल के हैं। और यहाँ से इसमें शाखा देखेंगे तो कौन कौन शाखा हो जाएगा, जो कि यूएनएससी हो जाएगा, जिसका स्थापना अगर देखेंगे
1945 में इसमें कुल देश कितने आ जाएंगे? 15 आ जाएंगे। 15 में देखेंगे तो 5 अस्थायी हो जाएंगे, 10 जो कि अस्थायी हो जाएंगे, और 5 अस्थायी में जो कि यूएसए, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस आ जाएगा। तो यूएनओ टॉपिक याद रखिएगा, यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछेंगे यूएनओ के बारे में इस प्रश्न को देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 30 नंबर तो हो गया। 31 नंबर प्रश्न देखिए। 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है 31 नंबर की, लगभग सभी पादप कोशिका में कौन सा अनुपस्थित होता है? इसमें कौन अनुपस्थित होता है? 31 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, कौन अनुपस्थित होता है? इसमें देखेंगे तारकाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तारकाय हो जाएगा। और तारकाय जो होता है यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। और कोशिका भित्ति के बारे में जान लीजिए, जो कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है और पौधे में पाई जाने वाली सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। कोशिका भित्ति किससे मिलकर बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। कोशिका सिद्धांत देखेंगे तो ये किसने दिया था? स्लाइडेन एवं सिवान ने। पीछे हम लोग क्वेश्चन देखे थे जिसमें कि प्लांट सेल आ जाएगा और एनिमल सेल आ जाएगा, जिसमें कि एनिमल सेल में जंतु कोशिका का बाहरी आवरण होता है और प्लांट सेल में देखेंगे तो बाहरी आवरण अगर देखेंगे तो कोशिका भित्ति का होता है। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो इसमें होता है बहुविभाजन। क्या होता है? बहुविभाजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होता है? बहुविभाजन होता है। और यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि प्लाज्मोडियम क्या होता है, तो बहुविभाजन और सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं। और याद रखिएगा यह एक परजीवी है। प्लाज्मोडियम क्या है? तो यह एक परजीवी है और यह मलेरिया नामक बीमारी का वाहक होता है। मलेरिया अगर देखेंगे तो एक बीमारी है जिसमें कि अगर देखेंगे तो इसमें मलेरिया में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा हो जाएगा? प्लीहा या तिल्ली हो जाएगा। और इसमें अगर दवा कौन देखेंगे, दवा यानी मेडिसिन देखेंगे, कुनैन हो जाएगा। कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? तो सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। और इसका वाहक कौन हो जाएगा? तो परजीवी, जो कि परजीवी हो जाएगा और जंतु दोनों हो जाएंगे, जिसमें कि परजीवी अगर देखेंगे तो प्लाज्मोडियम के रूप में आएगा और जंतु अगर देखेंगे तो मादा एनाफिलीज के रूप में आएगा। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब 33 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है कि हाइड्रा में कुल मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिकी स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? बताइए। 33 नंबर का उत्तर दीजिए। 33 नंबर क्या कह रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हाइड्रा में जो कि मुकुलन का उद्भव समसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न जैसे कि बनेगा कि हाइड्रा में प्रजनन जो कि मुकुलन विधि से द्वारा ही होता है और इसमें आनुवंशिक विकार भी होता है। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम लोग 2024 के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे से 6 सेट को देखेंगे। कितने इसमें सेट है? 6 गो सेट हैं, जिसमें कि 7 तारीख, 8 तारीख, 8 नहीं है, 7 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख, ये सभी प्रश्न हम लोग देखेंगे। 7 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, और नेक्स्ट वीडियो में आएगा 2023 का, उसके बाद आएगा 2022 का, 2021 का। इसी तरह आप लोग को प्रीवियस शीट का रिवीजन करा दिया जाएगा, याद करा दिया जाएगा। चलिए बताइए 34 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से परागण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है किसमें? यह देखा गया है इनमें, किन में देखा गया है? यह देखा गया है कि लिंग निर्धारण जो कि निषेचित अंडे के जो कि उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न जैसे कि पूछेगा सरीसृप अगर देखेंगे तो एक रेंगने वाला हो जाएगा, जिसमें एग्जाम्पल में सांप आ जाएगा। जीव की उत्पत्ति अगर देखेंगे तो सबसे पहले प्रोटोजोआ आई थी, उसका मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी हम लोगों ने 6 नंबर पाए थे। याद रखिएगा सरीसृप में देखेंगे तो लिंग निर्धारण होता है, जिसमें कि आनुवंशिक कारणों द्वारा होता है, जिसमें कि कभी कभी अंडे पर ताप और दाब का भी इसमें प्रभाव पड़ता है। याद रखिएगा। और मानव में लिंग आप लोगों को पता होगा कि नर में देखेंगे तो XY होता है और मादा में देखेंगे तो XX होता है। और दोनों में अगर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, उसके बाद बेबी का निर्माण होता है। उसके बाद गुणसूत्र के बारे में याद रखिएगा। गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, जिसमें देखेंगे जोड़ा में तो 23 हो जाएगा। इसमें देखेंगे ऑटोसोम की संख्या जो कि 44 होती है, ऑलोसोम की संख्या जो कि 2 होती है, और ऑलोसोम जो कि लिंग निर्धारण करता है।
कौन लिंग निर्धारण करता है? तो एलोसोम ही लिंग निर्धारण करता है। और इसमें अगर देखेंगे तो बच्चे के जो लिंग निर्धारण पिता के द्वारा होता है। प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए 35 नंबर। 35 नंबर क्या है कि बच्चा खेल रहा है तो इस वाक्य में कौन सा काल है? तो ये सिंपली बता सकते हैं कैसा काल है, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि वर्तमान में चल रहा है। रहा रही क्या है? तो हम वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। वर्तमान से क्वेश्चन पूछा है, 35 नंबर का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग किया गया? स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग किया गया? देखिए यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, अगर शब्दांश में बाद में जुड़ेगा तो प्रत्यय हो जाएगा, बाद में जुड़ेगा, अंत में जुड़ेगा तो प्रत्यय हो जाएगा, पहले जुड़ेगा उपसर्ग हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे कि स्वागत, सु जो है वो उपसर्ग हो जाएगा और आगत जो शब्दांश हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वाक्य एवं उनके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प को कौन सा हो जाएगा? असंगत विकल्प यानी गलत इसमें कौन हो जाएगा? गलत देखेंगे तो बताइए कौन हो जाएगा इसमें। यहाँ से देखिए 37 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि बिना सोचे विचारे किए गया विश्वास अविश्वास होता है, गलत हो जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा, बिना सोचे की गई भक्ति अंधभक्ति कहलाती है। यहाँ से प्रश्न जो भी बनेगा चलिए हम बता देते हैं। जैसे कि पूछ सकता है कि उपकार को ना मानने वाले को क्या कहेंगे? कृतहन कहेंगे, कृतहन कहेंगे। पूछेगा कि ईश्वर में विश्वास रखने वालों को क्या कहेंगे? आस्तिक कहेंगे। पूछेगा कि ईश्वर में विश्वास ना रखने वालों को क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे। पूछेगा कि गुरु के समीप रहने वालों को क्या कहेंगे? अंत्यवासी कहेंगे। पूछेगा कि महल का भीतरी भाग क्या हो जाएगा? तो अंतःपुर हो जाएगा। तो यहाँ से जितने प्रश्न बन रहे हैं इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए कि गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बताइए कि गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है गोरू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गोरू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि पुराने काप मृदा देखेंगे तो गोरू हो जाएगा, गोरडू हो जाएगा। जिसमें कि भारत में अगर मिट्टियाँ देखेंगे तो CSIR के द्वारा 8 प्रकार के जो कि मिट्टी में दिया गया है, जिसमें कि सर्वाधिक मात्रा अगर देखेंगे तो जलोढ़ मिट्टी का हो जाएगा। और जलोढ़ मिट्टी को जो अगर नई मिट्टी के नाम से जानेंगे तो खादर हो जाएगा, पुरानी को कहेंगे बांगर कहेंगे। यहाँ से याद रखेगा कि दक्षिण के समुद्री तटीय मैदान में पाई जाने वाली उपजाऊ भूमि को क्या कहेंगे? कांप मिट्टी कहेंगे। और कांप मिट्टी में जो कि नवीनतम माट आ जाएगा, और क्या आ जाएगा कि पुरानी को क्या कहेंगे? गोरडू कहेंगे। नवीनतम को माटा कहेंगे और पुरानी को गोरडू कहेंगे। यही क्वेश्चन पूछा था कि पुराना को क्या कहेंगे, और यहाँ से प्रश्न पूछेगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। 39 नंबर प्रश्न देखिए और इसका उत्तर दीजिए। बताइए क्या कह रहा है 39 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी जो कि ONGC और जो इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा? बताइए 39 नंबर का देखेंगे तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, जो कि पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि बिहार में अगर देखेंगे तो पटना एयरपोर्ट यानी जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो पटना एयरपोर्ट अगर देखेंगे तो जयप्रकाश नारायण अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से बिहार स्पेशल पूछ देगा कि पटना एयरपोर्ट का पुराना नाम क्या है, या फिर पटना एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। पूछेगा कि पटना एयरपोर्ट को कैसा बनाया जा रहा है? तो ग्रीन फील्ड बनाया जा रहा है। और यहाँ से प्रश्न पूछेगा बिहटा एयरपोर्ट को, जो कि बिहार का पहला ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। और हवाई अड्डा का विस्तार अगर देखेंगे तो पूर्णिया एयरपोर्ट का किया जा रहा है। यहाँ से याद रखिएगा कि भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट देखेंगे तो कोचीन में है, जो कि आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, आंध्र प्रदेश केरल में हो जाएगा।
तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बताइए सबसे अधिक कहाँ है? सबसे अधिक देखेंगे तो कहाँ हो जाएगा? सबसे अधिक बिहार में ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न पूछेगा जो भी याद रखिएगा, जैसे कि पूछेगा कि बिहार में कितना हो जाएगा, तो 1106 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान तीसरा स्थान है। पूछेगा कि भारत सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, बताइए कौन हो जाएगा इसमें? दिल्ली हो जाएगा, जो कि यूनाइटेड टेरिटरी हो जाएगा। पूछेगा कि भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश होगा। पूछेगा कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, जो कि अंडमान निकोबार हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? बताइए कहाँ किया गया था, पूछ रहा है। बताइए कहाँ किया गया था? 41 नंबर याद रखिएगा, यह राजस्थान में किया गया था। कहाँ किया गया था? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न जो भी पूछेगा याद रखिएगा, जैसे कि पूछेगा कि 2025 में आयोजित युद्ध अभ्यास कौन कौन हो जाएगा? पहला हो जाएगा खंजर अभ्यास, जो कि 12वां संस्करण है, जो कि भारत और इसमें किर्गिस्तान के बीच होगा। दूसरा जो कि सूर्य किरण, जिसमें कि भारत और नेपाल होगा। तीसरा देखेंगे तो जीमैक्स हो जाएगा, जिसमें कि इंडिया जापान हो जाएगा। और चौथा देखेंगे तो रिम्पेक हो जाएगा, जिसमें नौसेना द्वारा संचालित किया जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा मालाबार अभ्यास देखेंगे तो 4 देशों में, जैसे कि इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान में। और ये चारों देश को मिलाकर क्वाड देश के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 42 नंबर प्रश्न है कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल किया है? बताइए किस श्रेणी में जीत हासिल किया है, यही पूछ रहा है। इसमें देखेंगे तो 42 नंबर बी हो जाएगा, जो कि मीडिया लोड डिस्पैच सेंटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया का स्थान देखेंगे तो तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ से बिहार स्पेशल क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश डैश जिले में स्थित है। बताइए कहाँ स्थित है? यह स्थित है, याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर में। और यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, जैसे कि पूछेगा कि बिहार में जीआई टैग किसको प्राप्त है? लीची को प्राप्त है, जर्दालू आम को प्राप्त है, पेंटिंग को प्राप्त है, जो कि मंधुबनी का पेंटिंग। याद रखिएगा बिहार से और क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि 2025 में इम्पोर्टेंट है। पिंक बस कहाँ चलाया जाना है? पटना में। चालक कौन होगी? इसमें महिला होगी। पूछेगा बिहार में परिवहन में भर्ती महिलाओं द्वारा आरक्षित सीटों की संख्या, जो कि 33% है। पूछेगा कोचिन मैचिन परियोजना बिहार में, जो कि पंचायत में महिलाओं का आरक्षण के लिए कितना % हो जाएगा? 50% हो जाएगा। पूछेगा खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजन 2025 कहाँ होगा? बिहार में होगा, जिसमें कि 5 सिटी शामिल होगा, जिसमें कि गया, पटना, भागलपुर, बेगूसराय, राजगीर, ये सभी शामिल होंगे। तो यहाँ से प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए अभी तक हम लोगों ने 44 प्रश्न ही किया, अभी तक 1 घंटा हो गया, तो लगभग एक सेट में 2 घंटा लगेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 44 नंबर क्या कह रहा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कारक है वो जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? बताइए इसमें कौन है जो जनसंख्या का जो गुणवत्ता है उसको निर्धारित नहीं करता है? बताइए कौन हो जाएगा? इसमें मुद्रास्फीति आ जाएगा। कौन आ जाएगा? मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, मुद्रास्फीति अगर देखेंगे तो संबंध जो कि अर्थशास्त्र से है। और मानव विकास सूचकांक देखेंगे कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। यहाँ से याद रखिएगा जो कि एचडीआई देखेंगे तो भारत का स्थान अगर देखेंगे तो 134वां आ जाएगा। और एसडीआई में अगर आधार देखेंगे तो शिक्षा आ जाएगा, जीवन प्रत्याशा आ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटल इनकम आ जाएगा।
तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। कौन इसमें उदाहरण हो जाएगा, जो कि पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए कि बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सही नहीं है, यानी बताना है इसमें कौन गलत है। तो 46 नंबर का उत्तर दीजिए कौन गलत हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो पहला सही है कि निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है, बिल्कुल सही है। और वस्तु एवं सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादित नहीं किया जाता है, गलत हो जाएगा ये। तो इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। चलिए अगला प्रश्न दीजिए 47 नंबर। प्रश्न है कि ऑनेस्टी इज द एग्जाम्पल ऑफ। ऑनेस्टी किसका एग्जाम्पल है। ऑनेस्टी अगर देखेंगे तो ऑनेस्टी किसका एग्जाम्पल है, यही पूछ रहा है। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। ऑनेस्टी जो है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑप्शन हमारा इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे यहाँ से याद रखिएगा। जैसे कि पूछ देगा जातिवाचक से पूछ देगा, एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा इनमें कौन है। हिंदी में पूछता है, इंग्लिश में पूछ देगा। जातिवाचक में जैसे कि टीचर आ जाएगा, लोयन आ जाएगा, स्टूडेंट आ जाएंगे। इसमें देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा देखेंगे तो ईमानदारी आ जाएगा। उसके बाद पूछेगा प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसमें क्या आ जाएगी, हिमालय आ जाएगा, गंगा आ जाएगा, राम नारायण आ जाएगा, आलोक आ जाएगा। जितने भी नाम हो जाएंगे प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे, व्यक्ति के नाम प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। यहाँ से पूछेगा कलेक्टिव नाउन जो कि समूहवाचक, जिसमें कि एग्जाम्पल में क्लास, आर्मी, जितने भी समूह में लोग रहते हैं उसे कलेक्टिव नाउन के नाम से जाना जाता है। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन है कि ऑल मैन मस्ट डाई। इसका राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल। अगला प्रश्न है क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑन फ्रंट द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स। देखिए इसमें किसमें ए प्रीफिक्स जोड़ेंगे जो कि सही शब्द बन जाएगा, एक सेंटेंस बन जाएगा। बताइए कौन हो जाएगा इसमें। ए अगेंस्ट, अबव, अवेक, आर। इसमें कौन सही लग रहा है, इसमें देखेंगे तो राइट इसमें सी लग रहा है, जो कि अवेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवेक, जिसका अर्थ आना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए 50वां प्रश्न क्या कह रहा है कि वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंडा से सामना होता है। याद रखिएगा कहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिम्ब वाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कि डैश डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन होता है। मुख्य समन्वय केंद्र देखेंगे तो मस्तिष्क होता है, और मस्तिष्क से क्वेश्चन बनेगा जैसे कि पूछेगा समन्वय केंद्र, यही पूछ दिया गया है। तो समन्वय केंद्र देखेंगे तो ऐसा केंद्र या फिर ऐसा अंग जो शरीर को नियंत्रित करे वो समन्वय केंद्र ही कहलाता है। उसके बाद पूछेगा मस्तिष्क की कोशिका तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनी होती है। मस्तिष्क की कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका जो कि तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनी होती है। पूछेगा मानव मस्तिष्क का भार। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। भार याद रखिएगा, अगर मेल में देखेंगे तो मेल में 1400 ग्राम होता है, फीमेल में देखेंगे तो लगभग 1350 ग्राम होता है, यानी 1350 ग्राम होता है। यहाँ से और प्रश्न बनेगा जैसे कि पूछेगा कि सोचने और समझने की क्षमता मस्तिष्क द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद देखेंगे तो मस्तिष्क आप लोगों को पता होगा अग्रभाग होता है, पश्च भाग होता है। उसके बाद इसमें कौन कौन होता है, सेरेब्रम होता है, मेडुला होता है, मेरुरज्जु होता है। यहाँ से प्रश्न जो भी बनेंगे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी यानी न्यूरो से संबंधित जितने भी समझ होगी वो सभी न्यूरोलॉजी में आएगी। अगला प्रश्न है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका, बताइए किसका गुण होता है। किसका गुण होता है, तो प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा का होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटोकार्डेटा का होता है। प्रोटोकार्डेटा का होता है। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ यानी लासिका के संदर्भ में गलत है। लासिका के संबंध में गलत कौन है। पहला क्या कह रहा है कि लासिका परिवहन का कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। लासिका प्लाज्मा के समान वह रंगहीन होता है, यह भी सही है। लासिका आंत से पाचन व अवशोषित करती है, यह भी सही है। और अमीनो अम्ल का परिवहन करती है, यह भी सही है। लासिका को लासिका
वाहिनियों द्वारा एकत्रित किया जाता है, गलत हो जाएगा क्योंकि लास्ट वाला बच गया तो ये भी गलत ही था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा क्योंकि गलत हो जाएगा, बाकी ये सभी सही हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि इसमें अपसारी दर्पण इसमें कौन हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि एक उत्तल दर्पण का होता है। किसका होता है? उत्तल दर्पण का होता है। और यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा आप लोग, जैसे कि इसमें कौन कौन होता है। कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसको कॉनकेव मिरर होता है। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से मिलता है। मोनाजाइट रेत से इनमें कौन मिलता है, बताइए बताइए कौन मिलता है इसमें। चौवन के बाद 55 से ना आ जाएगा, हाँ यहाँ से आएगा। चलिए चित्र में एक ओम के नियम का जो कि साधारण परिपथ दर्शाया गया है, और इसमें बताना है कि जो कि एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम का सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया है, तो परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी है, तो उस त्रुटियों को सही किया जा सकता है। तो सही विकल्प इसमें बताइए कहाँ त्रुटि किया है, कहाँ गलती किया है। 55 का देखेंगे तो बी हो जाएगा, जो कि इसमें हो जाएगा कि एमीटर अगर देखेंगे तो एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा बोल्ट को बोल्ट मीटर परिपथ में समानांतर क्रम में लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि वस्तु का द्रव्यमान देखेंगे तो 4 गुना होता है तथा इसका जो वेग होता है वो आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग क्या होगा। बताइए वस्तु का संवेग क्या होगा। वस्तु का संवेग अगर देखेंगे 56 नंबर तो बी हो जाएगा, जो कि दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन जैसे कि पूछेगा कि एमीटर जो कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये पिछले प्रश्न का है, जिसमें कि बोल्ट मीटर देखेंगे तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि घरों में विद्युत परिपथ कैसी होती है, समानांतर क्रम में होती है। पूछेगा कि शादी विवाह में जो सजावट होती है, मरकरी लगती है, उसमें बताइए क्या होती है, समानांतर क्रम में होती है, नहीं उसमें श्रेणी में होती है। शादी विवाह में श्रेणी में होती है। पूछेगा कि विद्युत धारा का मात्रक देखेंगे एमीटर होता है। विभवांतर एक मात्रक है जो कि किसका है, वोल्ट मीटर का है। पूछेगा कि विद्युत उपकरण की जो सुरक्षा के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो फ्यूज का तार का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से सभी प्रश्न याद रखिएगा। और फ्यूज का तार जो कि बना होता है किससे, शीशा और टीन का बना होता है, जिसमें कि नेचर क्या होता है, तो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज को नियंत्रित करना होता है। और इसका जो 56 नंबर का अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें संवेग जो कि एम हो जाएगा, और संवेग जो कि यहाँ से अगर काटेंगे सूत्र से बनाएंगे तो बन जाएगा, जो कि संवेग अगर क्या कह रहा है इसमें 4 गुना हो जाएगा, यानी 4m इंटू U/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत उपकरण को जो कि अति भारक के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन सी हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि पूछ रहा है, इनमें से कौन हो जाएगी। तो इसमें से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्यूज का तार उपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्यूज का तार का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्यूज का तार का उपयोग करना। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। बताना है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। कह रहा है कि बिहार में डैश डैश अ वन्य जीव अभ्यारण्य और डैश डैश बी राष्ट्रीय पार्क और डैश डैश टाइगर रिजर्व है, बताइए। और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, याद रखिएगा। और 58 नंबर का देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें कि अगर देखेंगे बिहार में 12 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। कितने हैं, 12। इसमें 12 हो जाएगा, 12 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। 2 जो है ये 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, और एक जो है एक क्या है, तो टाइगर रिजर्व है। ये सभी प्रश्न याद रखिएगा। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछेगा, जैसे कि पूछेगा कि वन्य जीव अभ्यारण्य कितना है, 13 है, वही कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। याद रखिएगा, एक नया जोड़ा गया है। और राष्ट्रीय पार्क एक हो जाएगा, जो कि वाल्मीकि नेशनल पार्क हो जाएगा, पश्चिम चंपारण में है। बाल संरक्षण जो कि एक हो जाएगा, जिसमें कि क्या हो जाएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्या हो जाएगा, बाघ संरक्षण कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम चंपारण में। भारत में राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे तो फर्स्ट जिम कार्बोनेट हो जाए, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा उत्तराखंड में, और नदी जो कि रामगंगा नदी, अन्य नाम याद रखिएगा, रामगंगा नेशनल पार्क हो जाएगा।
तो ये सभी प्रश्न याद रखिएगा। पूछेगा कि सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है, और इसे 107वां राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया है। पूछेगा कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना है? 107 है, और 107वां को सिमलीपाल नेशनल पार्क को उड़ीसा में इसको घोषित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए सूची वाला प्रश्न आ गया, और इसको मिलान करना है, मिलान के साथ साथ इसको सही उत्तर भी देना है। चलिए क्या कह रहा है कि भावर, भावर देखेंगे तो छिद्रपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छिद्रपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छिद्रपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तराई, तराई देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र हो जाएगा। बांगर क्या हो जाएगा? बांगर जो कि पुराना जल और मिट्टी हो जाएगा बांगर। खादर देखेंगे तो युवा निपक्षण हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और इसको एक एक करके याद रखिएगा, यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए इसमें देखिए क्या करना है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और मिलान करना है। इसमें 60 नंबर का उत्तर दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा? मिलान करना है जिसमें कि नदी और सहायक नदियाँ हैं, नदी और सहायक नदियाँ हैं, जिसमें कि देखेंगे गोदावरी, अगर देखेंगे गोदावरी का सहायक देखेंगे तो वेन गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेन गंगा हो जाएगा। तो देखिए 1 का 3 इसमें नहीं है, 1 का 3 इसमें नहीं है। पूछेगा गंगा, गंगा का सहायक नदी देखेंगे तो कोसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोसी। 4, 2 का 4 तो दोनों में दिख रहा है। गंगा का सहायक नदी क्या हो जाएगा? तो अमरावती हो जाएगा। पूछेगा कावेरी का तो कोयना हो जाएगा। अब यहाँ से मिलाइए कौन हो जाएगा? 3 का 1 मिल रहा है, 3 का 1 इसमें नहीं है, यानी 3 का 1 इसमें है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और एक एक करके याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है जो मोनोजाइट रेत से मिलता है? मोनोजाइट रेत से कौन मिलता है इसमें? तो थोरियम मिलता है। क्या मिलता है इसमें? थोरियम मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्या मिलता है? थोरियम मिलता है। थोरियम याद रखिएगा। अगर भारत में थोरियम सबसे बड़ा भंडार देखेंगे तो केरल में हो जाएगा, और थोरियम नामक जो कि खनिज का आयस्क मोनोजाइट होता है, जो कि केरल में हो जाएगा। बालू का प्रकार होता है एक प्रकार के, और थोरियम का उत्पादन देखेंगे तो सबसे आगे कौन आ जाएगा? भारत ही आता है। इसमें अगर देखेंगे बैलाडीला का खान अगर देखेंगे तो इसमें अवस्थिति कहाँ हो जाएगा? कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि भारत का जो कि सर्वाधिक लौह अयस्क यहीं पे मिलता है। पूछेगा सबसे ज़्यादा भारत में लौह अयस्क कहाँ मिलता है? तो बैलाडेला के खान में। क्वेश्चन पूछेगा कि खेतड़ी की खान जो कि राजस्थान में है, और खेतड़ी की खान में देखेंगे तो तांबा सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। पूछेगा कि मलाज खंड की खान जो कि मध्य प्रदेश में है, और कलार खान और हट्टी की खान ये सभी केरल में है। और ये दोनों जो है ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? सोना के लिए। कुलार का खान और हट्टी का खान सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें बताना है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, जिसमें देखिए इसमें ऑलरेडी पैसिव वॉइस बनाया गया है, केवल इसमें देखना है कौन सही है। केवल देखना है इसमें कि कौन सही है। क्वेश्चन है कि द टीचर टीचेज द स्टूडेंट्स। बताइए क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑलरेडी बनाया गया है, केवल देख लेना है सही कौन है। इसमें 62 का देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। क्वेश्चन है कि आई वाज डीपली अफेक्टेड बाय अर्बन बिहेवियर। बताइए इसमें क्या बताना है? तो मीनिंग बताना है, अपोजिट मीनिंग उल्टा बताना है। तो अर्बन का उल्टा क्या हो जाएगा? अर्बन का उल्टा देखेंगे तो क्या हो जाएगा? रूरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्बन यानी शहरी, रूरल माने ग्रामीण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का जिनका योग क्या है? तो 28 है, तो गुणनफल कितना दिया गया है? 187 है, तो वह संख्या क्या होगी? बताइए वो संख्या क्या हो जाएगी? 64 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए, वो संख्या क्या हो जाएगी? बताइए। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा तो बनेगा, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ से याद रखिएगा, इसको a+b मान लीजिएगा जो कि 28 हो जाएगा, और a × b मान लीजिएगा 187, और समीकरण के अनुसार बनेगा। थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन बनाइएगा तो बन जाएगा। समय रहेगा तो ये बनाएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए। केवल इसका आंसर देख लीजिए,
आंसर देख लीजिए केवल इसका, जो कि 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। 11-17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11-17। उसी प्रकार ये भी जो मैथ का ही है, ये सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए अब ये 1.5 घंटे का वीडियो हो गया, अभी तक 60 ही क्वेश्चन हुआ है। चलिए इसका उत्तर देख लीजिए। 65 का उत्तर अगर बनेगा तो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। और अगला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, जो कि पहला है कि वृत्त के बाहर स्थित है किसी बिंदु के जाने वाले वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है, और दूसरा है कि बाह्य बिंदु से जो कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती है। दोनों में से बताइए कौन सही है कौन गलत है, यही पूछ रहा है। इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि पहला जो दूसरा कथन है सत्य है और पहला असत्य है। दूसरा सत्य है, पहला असत्य है। अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी में जो कि इतना है तो इसमें से 15वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसको फार्मूला याद रहेगा तो ये बनेगा, एपी का फार्मूला याद रखिएगा। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, -255 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश डैश में SER20 और दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन निभाते हैं, चलिए 68 नंबर का उत्तर दीजिए आप लोग, 68 नंबर। और याद रखिएगा यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो कि याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यकृत कोशिका। क्या हो जाएगा, यकृत कोशिका। और यहाँ से प्रश्न बनेगा जैसे कि पूछेगा कि SER एक प्रकार की क्या है, तो क्या है, विषारक्त होते हैं। क्या होते हैं, विषारक्त होते हैं, और ये यकृत कोशिका को हानि पहुँचाता है। देखिए यहाँ से किडनी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, किडनी से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा याद रखिएगा। जैसे कि पूछेगा कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, किडनी ही करता है। और मानव शरीर में संख्या इसकी कितनी होती है, 2 किडनी होती है। फेल होने पर रक्त शुद्धिकरण के लिए डायलिसिस होता है। क्या होता है, डायलिसिस किया जाता है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग देखेंगे या फिर ग्रंथि देखेंगे तो यही हो जाएगा, किडनी ही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भ्रूण में जो कि रक्त निर्माण यकृत द्वारा होता है, और यह सोमेटो कोशिका से मिलकर बना होता है। सोमेटो कोशिका से मिलकर बना होता है, और यह एक प्रकार का क्या होता है, वसीय अंग होता है। क्या होता है, वसीय अंग होता है। यहाँ से देखिए ब्लड के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, और ब्लड से क्वेश्चन याद रखिएगा। जैसे कि पूछेगा ब्लड जो कि ठोस अवस्था में होता है और द्रव अवस्था में होता है। ठोस में देखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन परिवहन जो कि RBC करता है। रोग से लड़ने के लिए WBC हो जाएगा। पूछेगा कि रक्त को थाका कौन बनाता है, प्लेटलेट्स बनाता है। पूछेगा कि जो रक्त का लाल रंग है किस कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। तो ये सभी प्रश्न याद रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए द्रव में जो कि प्लाज्मा में आ जाएगा। प्लाज्मा में क्या आ जाएगा, तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। प्लाज्मा का मात्रा देखेंगे तो 55 से 60% होता है। रंग इसका देखेंगे तो हल्का पीला होता है। और निर्धारण इसका देखेंगे तो किसने किया है, तो बिरली डार्लिंग के द्वारा किया गया है। किसने किया है, बिली वार्डिंग के द्वारा किया गया है। प्रश्न याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें कलम को मिलान करना है और सही उत्तर का बताना है। इसमें देखिए 69 नंबर का उत्तर बताइए, 69। चलिए क्या कह रहा है कि द्रव संयोजी ऊतक, द्रव संयोजी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रक्त के लिए हो जाएगा। संयोजी ऊतक कितने, द्रव के लिए हो जाएगा। तो 1 का 3 इसमें नहीं है, 1 का 3 इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन बच गया। उपकला ऊतक देखेंगे तो यह त्वचा के लिए हो जाएगा। और जोड़ों की सतह के लिए देखेंगे तो उपास्थि हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तंत्रिका ऊतक के लिए तो स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति जो कि कार्बनिक के अणुओं से हुई है, मिलकर हुई है, तो यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। तो उन्होंने जो गैस ली वह थी, बताइए। 70 नंबर का उत्तर दीजिए, 70 नंबर। यहाँ से याद रखिएगा राइट आंसर डी हो जाएगा, जिसमें कि मीथेन हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। मीथेन याद रखिए, जिसका सूत्र होता है CH4। और यह गैस क्या होती है, यह गैस कहाँ से निकलती है पूछेगा। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा कि धान के खेत से, पशुओं के जुगाली से, बायोगैस संयंत्र से सभी निकलती है। और इस गैस को जो कि मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, जो कि नेचुरल गैस का प्रमुख घटक देखेंगे तो इथेन हो जाएगा। पूछेगा CPG नहीं, LPG का मुख्य घटक पूछेगा
तो याद रखिएगा ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होता है। हाइड्रोजन के बारे में जान लीजिए, जो भविष्य का ईंधन भी होता है, और इसमें प्रयोग में देखेंगे तो कहाँ यूज किया जाता है, जो कि वायुयान के टायर में हाइड्रोजन भरा जाता है। अमोनिया के बारे में देख लीजिए कि एसी और फ्रिज में जो प्रति सतलक होते रूप में होता है वो कौन होता है, अमीनो एसिड ही होता है। और एसी और फ्रिज से जो कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। बताइए कौन सी गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए है 71 नंबर, इसको देखिए सॉल्व कीजिएगा तो बन जाएगा। क्वेश्चन है कि एक वस्तु जो कि 1.6 मीटर सेकेंड एक को चाल से गतिशील है, तो x दूरी में जो कि इसे रोकने के लिए बल F की आवश्यकता होती है। तो यदि वस्तु की चाल जो कि 3.0 मीटर सेकेंड तक बढ़ा दी जाए तो इसे उतनी ही दूरी पर x में रोकने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। जैसे इसको बना सकते हैं, जैसे कि बनाएंगे तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 71 नंबर का उत्तर दीजिए। राइट आंसर डी आ जाएगा, 9.0 F आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि एक प्रतिरोध जो कि आर्क के सितार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है और इन टुकड़ों को जो कि फिर पार्श्व क्रम यानी समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। उसी प्रकार यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R अनुपात का मान बताइए। देखिए इसमें क्या कहा है, समानांतर, और जिसका सूत्र होता है 1/R1 1/R2 1/R3। इसी प्रकार 36 तक इसको जोड़िए, कितना आ जाएगा इसमें। राइट आंसर इसका देखेंगे तो 72 का ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा, जो कि 36 ई आएगा। कितना आएगा, 36 आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति करती है। किस माध्यम में ध्वनि जो सबसे अधिक तेज गमन करती है, बताइए किसमें करती है। ध्वनि के बारे में पूछ रहा है, ध्वनि। यहाँ से याद रखिएगा 73 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि स्टील में होता है। किसमें हो जाएगा, स्टील। और ऐसे पूछेगा तो याद रखिएगा ठोस में सबसे ज़्यादा होती है स्टील, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि पूछेगा साउंड के बारे में, साउंड यानी ध्वनि के बारे में पूछेगा तो याद रखिएगा ध्वनि की चाल देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है। इसमें एक नोट है, याद रखिएगा, जैसे कि ध्वनि तरंगों के निर्वात में गमन नहीं हो सकती है। और ध्वनि एक प्रकार का क्या है, यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक तरंग का अर्थ होता है कि माध्यम की इसमें आवश्यकता होती है। पूछेगा कि हवा में ध्वनि का चाल कितना होता है। हवा में ध्वनि का चाल जो कि 332 मीटर पर सेकेंड होता है, और ध्वनि देखेंगे तो एक प्रकार का प्राकृतिक अनुदैर्ध्य होती है। और ध्वनि के जो मापने के लिए याद रखिएगा डेसिबल का प्रयोग करते हैं। कई बार क्वेश्चन डेसिबल से पूछा गया है, याद रखिएगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न है कि कौन सी नदी जो कि दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है, दक्षिण गंगा के नाम से कौन जानी जाती है। चलिए बताइए कौन जानी जाती है। देखिए जो पीछे प्रश्न किए हैं ये ध्वनि से है, उसी प्रकार प्रकाश से क्वेश्चन पूछेगा, प्रकाश से। चलिए ध्वनि के बारे में हम लोग ने देख लिया है। अब देखेंगे इसमें, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है लाइट से। लाइट से जितने भी प्रश्न पूछेंगे याद रखिएगा, सबसे पहले पूछेगा कि लाइट यानी प्रकाश जो होता है कैसी तरंग होता है। तो याद रखिएगा जो लाइट होता है या विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जो कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जिसे कहा जाता है। याद रखिएगा पूछेगा कि प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो उस निर्वात में होता है। पूछेगा यहाँ से कि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। तो देखिए इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, याद रखिएगा। पूछेगा प्रकाश की चाल, तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसका चाल होता है। और ध्वनि का चाल जो कि 332 मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा। पूछेगा कि प्रकाश में जो कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, निर्वात में होती है, उसके बाद गैस में होती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होती है। तो यहाँ से प्रकाश के बारे में देख लिए। तो ये दोनों साउंड और लाइट के बारे में ध्यान से सभी बातें याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कि कौन सी नदी जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। बताइए इसमें दक्षिण गंगा के नाम से कौन नदी जानी जाती है, बताइए। यहाँ से आप लोग उत्तर दीजिए। तो दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, याद रखिएगा यह जानी जाती है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, पूछेगा कि गोदावरी कहाँ से निकलती है, तो त्र्यंबकेश्वर से। पूछेगा कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है,
महाबलेश्वर से पूछेगा कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी से। तो यहाँ से सभी डिटेल्स प्रश्न याद रखिएगा। चलिए, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है। देखिए, वन्य जीव अभयारण्य है और उससे जो प्रश्न है उससे रिलेटेड राज्य दिया गया है। तो यहाँ से बताइए, कुट के सहायता से उत्तर देना है और ऐसा क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग को ऑप्शन के अनुसार बनाना होगा ताकि कम समय में बन जाए। सबसे बताइए कि कोयना वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, कोयना वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। यह है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो यहाँ से याद रखिएगा जो कि 81 किसमें है, 81 इसमें नहीं है, 81 इसमें नहीं है, ऑप्शन 2 बच गया। तो देखिए 50% ऑप्शन कट गया। यहाँ से याद रखिएगा कि इतुरंगरम जो कि कहाँ है, इतुरंगरम याद रखिएगा यह तेलंगाना में, कहाँ है, तेलंगाना में। यहाँ से देखिए 2 का डी इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। तो ऐसा ही प्रश्न बनाइएगा तो आसानी से प्रश्न बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ से मिला लीजिए जो कि सर इसका कहाँ हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और याद रखिएगा चंद्रप्रभा कहाँ हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। और इसको एक एक करके याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न कई बार सिंगल टाइप में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कोयना वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। इसी तरह सिंगल टाइप में सभी प्रश्न को दे दिया जाएगा और यहाँ से आप लोग को राज्य बताना होगा, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्या कह रहा है। यहाँ से एक और प्रश्न पूछेगा कि भारत का पहला बाघ अभयारण्य बताइए। तो यह हो जाएगा जिम कार्बेटा टाइगर रिजर्व हो जाएगा, याद रखिएगा। और भारत में देखेंगे तो 58वां टाइगर रिजर्व जो कि देखेंगे तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ से प्रश्न सभी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, 76वां प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो राज्यपाल कौन थे। बताइए इसके समय राज्यपाल कौन थे, इसका उत्तर दीजिए। राज्यपाल याद रखिएगा जो कि नित्यानंद कानूनगो थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जाएंगे। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन कब से लगा है, पहली बार कब लगा था, यही पूछेगा। तो याद रखिएगा डेट जो कि 1968 से 69 के बीच में लगा था। पूछेगा कि बिहार में कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है, याद रखिएगा 8 बार लगा है। पूछेगा कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, याद रखिएगा सबसे पहली बार अगर लगा है तो 1951 में लगा है, जो कि पंजाब में लगा था। कहाँ लगा था, पंजाब में। पूछेगा कि भारत में पहली बार लोकतांत्रिक आधार पर राष्ट्रपति शासन तो देखेंगे तो 1956 में हो जाएगा, केरल में लगा था। यहाँ से और प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रपति शासन का उल्लेख देखेंगे तो संविधान के किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है। बताइए इसका उत्तर, याद रखिएगा भाग 18 में है और अनुच्छेद 356 में है। तो यहाँ से प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत को चुनाव कीजिए। इसमें बताना है कि कौन गलत है। 77 नंबर को बताना है कौन गलत है। पहला क्या कह रहा है कि बिहार विधान परिषद सचिवालय जो कि 1952 से कार्यरत कर रहा है, बिल्कुल सही है ये। अगला क्या कह रहा है कि आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे। नहीं, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ से, जो कि इसका राइट आंसर बी ही हो जाएगा, यही गलत है। बाकी ये सही है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को एक अलग प्रांत के दर्जा भी दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1936 को मिला था, यहाँ से याद रखेगा। और 1917 में जो कि बिहार उड़ीसा को संयुक्त रूप से गवर्नर प्राप्त कहा जाता था। चलिए 78 नंबर का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार के मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंधित था। बताइए मध्यकालीन में देखेंगे तो लॉर्ड को राजा संबंधित था, तो यही पूछ रहा है कि लॉर्ड से किससे संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार बताना है। बताइए यहाँ से याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सामंत, जिसे नाइट भी कहा जाता था, सामंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ याद रखिएगा कि भारत में सामंतवादी प्रथा सातवाहन वंश द्वारा लगाया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि सामंतवादी व्यवस्था किस वंश द्वारा लगाया गया था, तो यह लगाया गया था सातवाहन वंश के द्वारा लगाया गया था। यहाँ से प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए यहाँ से कई बार पूछा गया है कि पीलीबंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है। बताइए पीलीबंगा, पीछे हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका देखेंगे तो डी हो जाएगा, जो कि राजस्थान में। क्या हो जाएगा, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न याद रखिएगा। यहाँ से देखिए और प्रश्न पूछेगा जो कि पीलीबंगा पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा, राजस्थान। यहाँ से एक और पूछेगा पीलीबंगा और कालीबंगा, याद रखिएगा कालीबंगा भी राजस्थान में ही अवस्थित है।
पूछेगा कि कालीबंगा किस नदी पर है, घाघर नदी, याद रखिएगा, कई बार नदी पूछा जाता है, याद रखिएगा। पूछेगा कि इसमें कालीबंगा से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कांच की चूड़ियाँ मिला है, यज्ञ वेदी साक्ष्य मिला है। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए, क्योंकि सिंधु सभ्यता से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का समय कितना था, तो याद रखिएगा 2500 BC से 1750 BC तक था। पूछेगा कि ये कैसी सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, जो कि शहरी सभ्यता थी। पूछेगा कि एक सिंधु सभ्यता किस काल को कहा जाता है, सिंधु सभ्यता जो कि आदि ऐतिहासिक काल को कहा जाता है। पूछेगा इसमें क्या तो व्यापारी थे, और इसमें पूछेगा कि याद रखिएगा सिंधु सभ्यता जो कि मात्र सतात्मक था, मात्र सतात्मक था। पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का खोज किसने और कब किया गया, खोज किया गया था 1921 में, और कब हुआ था 1921 में, कब हुआ था तो 1921 में, और किसने किया था, दयाराम साहनी ने। तो सिंधु सभ्यता के बारे में यहाँ से सभी प्रश्न याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि पहला नगर अगर देखेंगे तो हड़प्पा हो जाएगा, दूसरा देखेंगे तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा सिंधु सभ्यता का। और हड़प्पा का ही खोज जो कि 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, और मोहनजोदड़ो का खोज याद रखिएगा जो कि 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और मोहनजोदड़ो को मृटिकू का टीला के नाम से भी जाना जाता है, और यहीं पर विशाल स्नानागार भी मिला था। तो यहाँ से सिंधु सभ्यता के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछेंगे तो छूटना नहीं चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग जितने लोग जुड़ रहे हैं लाइव को, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और लोग भी इस वीडियो की लाभ उठा सकें। और यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने डिटेल्स में कराया जा रहा है, यहाँ से प्रश्न छूटेगा नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए कि सिंधु सभ्यता से और कुछ क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। जैसे कि हम बता देते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जितने भी आएंगे ऐसा ही प्रश्न आएंगे। पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछेगा तो कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा नगर याद रखिएगा मोहनजोदड़ो ही हो जाएगा, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में है। कहाँ है वर्तमान में, तो पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। पूछेगा कि दूसरा सबसे बड़ा नगर जो कि राखी गढ़ी हो जाएगा, जो कि हरियाणा में है, हरियाणा में, याद रखिएगा। यहाँ से एक और प्रश्न पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा नगर, भारत में पूछ रहा है, तो भारत में राखी गढ़ी हो जाएगा जो कि हरियाणा में है, और दूसरे यहाँ पर धौलीवीरा हो जाएगा जो कि गुजरात में है, याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछेगा। देखिए कभी कभी पूछ देता है कि कौन से किस स्थान में वर्तमान में है। जैसे कि पूछेगा हड़प्पा अभी कहाँ है, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। कालीबंगा पीलीबंगा जो कि राजस्थान में है। रोपण कहाँ है, पंजाब में। धौलीवीरा कहाँ है, गुजरात में। चुन्नू दौड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में। बनवाली कहाँ है, हरियाणा में। तो ये सभी याद रखिएगा। चिरांद कहाँ है, बिहार में है। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। देखिए यहाँ से पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। कैसा था, त्रिभुजाकार था। इसका क्षेत्र देखेंगे तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर था। इसमें देखेंगे नॉर्थ में जो नॉर्थ में क्या था, तो मांडा था, जिसमें कि जम्मू कश्मीर में पड़ता था। और इसमें नदी कौन सी थी, तो चिनाब नदी थी। पूछेगा ईस्ट में, तो ईस्ट में आलमगीरपुर आ जाएगा, जिसमें कि यूपी में हो जाएगा। और हिंडन नदी पर था। कहाँ, हिंडन नदी पर, याद रखिएगा। वेस्ट में पूछेगा तो सुटकोटदा गंडोर हो जाएगा, जो कि इसमें पाकिस्तान में है। और डास्क नदी पर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डास्क नदी पर। और साउथ में पूछेगा तो जो कि दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। और नदी का नाम याद रखिएगा, गोदावरी नदी। तो देखिए कई बार दिशा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्या कह रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। यह स्थित है दिल्ली में। कहाँ स्थित है, दिल्ली में। और यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा कि शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में है। पूछेगा कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, बताइए शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, फतेहपुर सिकरी आगरा में है। पूछेगा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, अजमेर राजस्थान में। तो यहाँ से सभी प्रश्न याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो छूटना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछेगा कि शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे, किसके समकालीन थे, अकबर के। कारण था कि पुत्र जो सलीम था वो जहांगीर हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है। बताइए 81 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, किस शहर में स्थित है पूछ रहा है। तो यहाँ से याद रखिएगा बेंगलुरु हो जाएगा। पिछले हम लोग देखे थे पिछले क्वेश्चन में कि इसरो के बारे में कुछ जानकारी बताया था, उसको याद रखिएगा। जैसे कि फिर से रिपीट कर देते हैं। पूछेगा कि इसका स्थापना कब हुआ था इसरो का, जो कि
उनहत्तर में, 15 अगस्त 1969 में इसका स्थापना हुआ था। पूछेगा इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में। पूछेगा कि यानी प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे इसमें, फर्स्ट अध्यक्ष जो कि विक्रम साराभाई हो जाएंगे। पूछेगा वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो बी नारायण, कौन है, भी नारायण है। पूछेगा इसके समय पीएम कौन थे, जो कि इंदिरा गांधी थी, कौन थी, इंदिरा गांधी थी। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से चंद्रयान से भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि चंद्रयान से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि प्रथम चंद्रयान देखेंगे तो 2006 में छोड़ा गया था, जो कि एक क्या था, ये रॉकेट के नाम पूछेगा तो PSLV C11 हो जाएगा। पूछेगा दूसरा चंद्रयान जो कि 2019 में छोड़ा गया था, जो कि रॉकेट का नाम याद रखिएगा GSLV MK3MI, और ये जो कि असफल रह गया था, याद रखिएगा क्या हो गया था, ये असफल हो गया था। तीसरा याद रखिएगा जो कि 2023 में, जो कि ये सफल रहा, और रॉकेट का नाम याद रखिएगा LVM MK3M4, याद रखिएगा यहाँ से। और चौथा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाला है, क्योंकि चंद्रयान 4 देखेंगे तो ये छोड़ा जाएगा, कब छोड़ा जाएगा, तो 2027 में। तो यहाँ से आप लोग प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, इसमें मिश्रण बताना है, कौन है, बताइए इसमें मिश्रण कौन है। 82 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मिश्रण कौन है, बताइए मिश्रण इसमें कौन हो जाएगा। बताइए मिश्रण कौन हो जाएगा इसमें। इसका उत्तर दीजिए मिश्रण कौन हो जाएगा। मिश्रण याद रखिएगा जो कि वायु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वायु जो कि मिश्रण हो जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा वायु गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें कि नाइट्रोजन देखेंगे तो 78% होता है, ऑक्सीजन जो कि 20.95% यानी 21% माना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि देखेंगे CO2 कितना होता है 0.03%, और जो आर्गन होता है, आर्गन एक प्रकार का अक्रिय गैस होता है, उदासीन होता है, और ये कितना होता है 0.002% होता है। इसमें याद रखिएगा आर्गन की संख्या जो कि आवर्त सारणी में 18 समूह में आता है, जो कि 0 ग्रुप में आता है, जिसमें की संख्या याद रखेंगे तो 6 नंबर पाता है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा सोना यानी एव क्या है, धातु है। पूछेगा कि H2O का मान पूछेगा pH मान, यानी जल का pH मान पूछेगा तो 7 हो जाएगा, और जल देखेंगे तो उदासीन आवेशहीन होता है। हीरा के बारे में पूछेगा तो कार्बन का जो कि ठोस अपरूप होता है, और हीरा देखेंगे तो चमक का कारण क्या होता है। पूछेगा कि हीरा का चमक का कारण क्या होता है, हीरा किस कारण से चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, याद रखिएगा। पूछेगा भारी जल, तो भारी जल D2O को कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न और पूछेगा कि पृथ्वी पर सबसे क्रियाशील धातु देखेंगे तो पोटेशियम हो जाएगा, दूसरे नंबर पर सोडियम हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से एक ट्रिक याद रखिएगा, जिसमें कि हीना और करीना का एक सरे रंगीन, जिसमें कि क्या हो जाएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन हो जाएगा। जिसमें कि देखेंगे यहाँ से पूछेगा सबसे हल्की गैस कौन है, हीलियम हो जाएगा। पूछेगा वायुमंडल में कौन सी गैस भरी जाती है, वायुमंडल में कौन सी गैस होती है, तो आर्गन हो जाएगी। रेडॉन जो कि भारी गैस को कहा जाता है, याद रखिएगा। लोहे से जंग रहित बनाने के लिए जस्ता या जिंक का प्रयोग करते हैं, और लोहे पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ से देखिए कितने प्रश्न बता रहे हैं, आप लोग सभी प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम सही निरूपित करता है, बताइए इसका उत्तर दीजिए। 83 नंबर का 83 नंबर प्रश्न का याद रखिएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे बड़ा पोटासियम, एल्युमिनियम, जिंक, याद रखिएगा ये सभी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है, इसमें बताना है कि यदि ax² + bx + c = 0 हो, तो इसमें बताना है कि द्विघात समीकरण का मान ए तो मान नहीं हो सकता। इसमें कौन नहीं हो सकता, आप लोग पढ़े होंगे 10th में द्विघात समीकरण। तो इसमें बताइए क्या हो जाएगा, 84 का याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a = 0 आ जाएगा। यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन है, और इसको बनाइएगा तो बना लीजिएगा, इसको केवल आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसमें देखिए ब्याज निकालना था, वार्षिक ब्याज से क्वेश्चन है, और ये ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन है, जो कि 10a = 1/2 दिया गया है, तो कौशिक का मान निकालना है। आप लोग 10th में ट्रिगोमेट्री पढ़े होंगे, वहीं से प्रश्न पूछा है। इसका बनाइएगा तो राइट आंसर आ जाएगा 2/√5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2/√5 आ जाएगा। यहाँ से प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है कि टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। 87 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, और 87 नंबर प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि
मिराबो और ओबेसिए हो जाएगा, मिराबो और ओबेसिए हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि टेनिस के मैदान में थर्ड स्टेट का प्रतिनिधित्व कौन किया है? तो मिराबो ओवेसिस, क्या हो जाएगा? ओवेसिए। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, पूछेगा फ्रांस की क्रांति से, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा फ्रांस की क्रांति से क्वेश्चन याद रखिएगा। जैसे कि पूछेगा फ्रांस की क्रांति का राजा का नाम, जो कि राजा था लुईस 16वां। पूछेगा यह क्रांति कब शुरू हुई थी? 1789 को शुरू हुई थी। पूछेगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 क्रांति हुई थी, जिसमें कि याद रखिएगा कि राजा का किला अगर देखेंगे तो बास्टिल का किला था इसमें, और महिलाओं ने हमला किया था। किस पर? महिलाओं ने हमला किया था। चुड़ैल का धावा भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति को चुड़ैलों का धावा कहा जाता है। और पुरुषों ने इसे टेनिस मैदान में शपथ लिया था, और सफल कब रहा? जो कि 1799 में। और नारा इसमें एक था, याद रखिएगा, जो कि एकता, समानता, बंधुता। फ्रांस की क्रांति का नारा यह प्रमुख नारा है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनना संभव हुआ? बताइए। 88 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या हो जाएगा? 88 नंबर प्रश्न याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? पुंडलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, जो कि भार बढ़ता है, इसमें क्या होता है? भार बढ़ता है, जो कि जंग लगने पर देखेंगे तो ऑक्सीजन बढ़ेगा तभी जंग लगेगा, याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क अगर देखेंगे तो बैला डेला के खान, जो कि छत्तीसगढ़ में, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और लोहा से यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, पूछेगा कि लोहा का अयस्क देखेंगे तो 4 होता है, जो कि क्वेश्चन पूछ सकता है ऑप्शन में कि इनमें से कौन लोहा का अयस्क है, जिसमें कि हेमाटाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा, लिमोनाइट हो जाएगा, सीडेराइट हो जाएगा। ये सभी क्या है? तो अयस्क हैं, याद रखिएगा। लोहा को फेरस कहा जाता है। और 2 प्रकार का लोहा होता है, जिसमें कि ढलवा लोहा बहुत ही कमजोर होता है, पिटवा लोहा मजबूत होता है। और भारत में सर्वाधिक खनिज देखेंगे तो धारवाड़ चट्टान से प्राप्त होता है। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कि विभाजन के दिन जो कि 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? देखिए इंपॉर्टेंट डेट से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट डेट से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, जो कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी दिन को क्या मनाया जाता है? तो शोक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो आप लोग प्रश्न को याद रखिएगा, यहाँ से पूछेगा तो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वर्ष बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार स्पेशल में यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, याद रखिएगा। 90 का राइट आंसर, जो कि सी हो जाएगा। 1936 में मिली थी। कब मिली थी? 1936 में मिली थी। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि बंगाल विभाजन अगर देखेंगे, बंगाल विभाजन जो कि 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था, जिसमें कि गवर्नर पूछेगा कौन था। बंगाल विभाजन में गवर्नर जो कि करजन था। और पूर्वी अगर देखेंगे तो बांग्लादेश हो जाएगा, जो कि असम में हो जाएगा। पश्चिमी में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, जो कि बिहार और उड़ीसा आ गया था इसमें। और यहाँ से देखिए रद्द कर दिया गया था। कब रद्द कर दिया गया? तो 1911 में, जो कि हार्डन के समय रद्द कर दिया गया था बंगाल विभाजन को। और बिहार का अगर देखेंगे तो स्वतंत्र स्वास्थ्य कब मिला? तो 1912 में मिला, याद रखिएगा। 1936 में बिहार से अलग उड़ीसा हो गया, जिसे कैपिटल क्या बना गया था? राजधानी पटना बना गया था। क्या बना गया था? पटना बना गया था, याद रखिएगा। स्वायत्त रूप से कब हुआ? तो याद रखिएगा, यानी स्वतंत्र कब हुआ बिहार? तो 1912 में। और 1936 में राजधानी बना, याद रखिएगा। चलिए 91 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 91 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 91 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 91 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जल के अणु में बंध की प्रकृति है? बताइए। यहाँ से याद रखिएगा, इसमें हाइड्रोजन बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बंद हो जाएगा। इसमें देखेंगे जल यानी H2O, जिसका अगर देखेंगे तो परियोजना क्या हो जाएगा? छाता परियोजना, जो कि स्टेट उड़ीसा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा में। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जैसे कि खारा पानी देखेंगे तो NaCl हो जाएगा, जो कि 97.5% होता है। उसके बाद जल जीवन मिशन अगर देखेंगे तो 2019 में आया था, जिसका घोषणा किया गया था 15 अगस्त 2019 को। तो यहाँ से जितने प्रश्न पूछेंगे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि C6H14 के लिए संरचनात्मक समअवयवों की संख्या क्या होगी?
जो कि 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, कितना हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि अल्फा कण है। अल्फा कण क्या है? तो अल्फा कण देखेंगे तो द्विआवेशित हीलियम आयन है। द्विआवेशित हीलियम आयन है। द्विआवेशित हीलियम आयन है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? द्विआवेशित हीलियम आयन है। यहाँ से आप लोग प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए, यहाँ से देखिए क्या पूछ रहा है कि वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स की विशिष्ट पहचान करती है वो क्या कहलाती है? वह कहलाती है प्राइमरी की। देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राइमरी की। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि कंप्यूटर का भाषा कौन कौन होती है। याद रखिएगा C++, काबोल और फोर्ट्रॉन जो कि सभी कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर की मेमोरी देखेंगे तो अस्थायी रूप से रोम होता है और अस्थायी रूप से जो कि रैम होता है। इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ जाए तो रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। रैम का क्या हो जाएगा? रैम का बताइए क्या हो जाएगा? रोम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, याद रखिएगा। और सबसे कम वन अगर देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हरियाणा में हो जाएगा। देखिए वन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए 95 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने की कौन कार्य करता है इसमें? बताइए। ये आप लोग पढ़े होंगे, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें कि मदरबोर्ड में जाकर जोड़ा जाता है। कहाँ जोड़ा जाता है? मदरबोर्ड में। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वन का जो कि प्रशासनिक वर्ग नहीं है? बताइए कौन नहीं है इसमें देखेंगे तो कौन नहीं हो जाएगा? राज्य वन नहीं हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राज्य वन नहीं हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा कि भारत सर्वाधिक वन अगर देखेंगे भारत में सबसे ज़्यादा वन जो कि MP में है। कहाँ है? MP में। पूछेगा कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? कौन करता है? देहरादून से जारी होता है, जो कि उत्तराखंड में हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा भारत में सर्वाधिक 1% देखेंगे तो मिजोरम हो जाएगा। और भारत में सर्वाधिक वन देखेंगे तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और भारत में कम वन देखेंगे तो हरियाणा में पाए जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है? बताइए शामिल मिसाइल का नाम क्या है? मिसाइल का नाम याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। रैमपेज। क्या हो जाएगा? रैमपेज हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, याद रखिएगा। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर से क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें कि मिसाइल का क्या नाम था? तो S-400 भारत को किसने दिया था? रूस ने दिया था। यहाँ से याद रखिएगा। और तीन सेनाओं द्वारा ये किया गया था, जल वायु और जल सेना, थल सेना और वायु सेना के द्वारा किया गया था। यहाँ से याद रखिएगा। पूछेगा सुखोई 30। सुखोई 30 क्या है? तो एक प्रकार का यह लड़ाकू विमान है। क्या है? लड़ाकू विमान है। और रॉकेट जो कि याद रखिएगा, रॉकेट जो किसने दिया है भारत को? तो फ्रांस दिया है, फ्रांस ने। याद रखिएगा, रॉकेट के बारे में पूछेगा तो फ्रांस ने दिया है। तो ये सभी प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। भारत की पनडुब्बी देखेंगे तो अरिहंत हो जाएगा और एक अरिहात हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। 98 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि द कॉन्स्पिरेसी टू आउट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे गोटबाया राजपक्षे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ से पुस्तक का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के हो जाएंगे, और जियोर्जिया मेलोनी जो कि इटली से हो जाएगी। पूछेगा कि गोटबाया राजपक्षे जो कि श्रीलंका से हो जाएंगे, और एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हो जाएंगे। तो यहाँ से सभी प्रश्न याद रखिएगा। 99 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2023 में किसने सम्मानित किया गया? बताइए किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है शशि थरूर को। किसे किया गया है? शशि थरूर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो गया। शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। चलिए 100 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल जो कि एंटी मिसाइल है? एंटी मिसाइल देखेंगे तो इसमें S-400 हो जाएगा। पीछे हम लोग क्वेश्चन किए थे, S-400 हो जाएगा। तो यहाँ से याद रखिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए ये टेस्ट